Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, this is Altaf sir for you, and we are going to talk about the first chapter of class 12th with respect to the sure short series of the JK board examinations of class 12th. जहाँ तक इस चैप्टर की बात है बेटा, इसमें कुल मिला के जो है आपको 7 मार्क्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, and majority of the times you get one question of 5 marks, right? And the other question, it may be either 2 objectives, right? Or you may get a 2-mark question for the rest of the 2 marks in this particular chapter. और हमारे पास जो 5 मार्क के क्वेश्चंस हैं वो मेजरली जो है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स से आपको पूछे जाते हैं बेटा. उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स में से 2-3 टर्म्स आपको पूछी जाती हैं, लाइक मोलैरिटी, लाइक मोलैलिटी, लाइक नॉर्मैलिटी, लाइक मोल फ्रैक्शन, या इसके साथ साथ जो है कोई छोटी सी न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करने के लिए दी जाती है. एंड इन केस अगर कंसंट्रेशन टर्म्स 5 मार्क के क्वेश्चन में टच नहीं हुआ, it will be about the next one, that will be Henry's law and its applications, right? We'll be talking about that part as well. And then there is a possibility you may have a 5-mark question on the ideal and non-ideal solutions, जहाँ पे आपको बेटा इन solutions के characteristics with examples जो है उसके बारे में आपको पूछा जाता है. And then we talk about the colligative properties, और इन colligative properties आपको पता है कुल मिला के 4 हैं, और इन 4 में से कोई भी एक colligative property जो है बेटा उस पे 5 मार्क का सवाल पूछा जाता है, और उस पे भी एक आध जो है कभी कभी न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है. And then we'll be ending this particular discussion with a one-top factor, and you know कि colligative properties जो है बेटा उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आती थी molecular mass of non-volatile solute निकालने में. So in order to counter that thing, हमने इन equations को modify किया using a factor what we call as one-top factor, और one-top factor जो है बेटा इस पे अलग से आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आता है. अब जाके बात बचती है सर व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 2 मार्क्स. बाकी जो 2 मार्क्स आपके पास बचे, 2 क्वेश्चंस आपके पास बचे, चाहे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं या 2 मार्क का एक सवाल बचता है बेटा, वो इसी डिस्कशन में से कहीं ना कहीं आपका निकल आएगा. क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन 5 मार्क में टच होता है हेनरीज लॉ में से, एक छोटा सा पार्ट जो है आपको 2 मार्क का पूछा जाएगा. अगर आपका फॉर एग्जांपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 5 मार्क वाला क्वेश्चन देता है तो आपको one-top फैक्टर जो है बेटा 2 मार्क में पूछा जाएगा. एग्जैक्टली क्या क्या पूछा जा सकता है, विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग in details as far as the board examinations are concerned. And I'm sure that you all know that whatever we have been taking in the sure short series, पेपर इंशाल्लाह उससे बाहर कभी नहीं होता है. ठीक है, तो जिन बच्चों को भी इस वक्त लगता है कि हमारी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है, शायद हम सारा नहीं कर पाएंगे, उनके लिए याद रखें बेटा जितना हम श्योर शॉर्ट सीरीज में आपके सामने कंटेंट ला रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू स्कोर एटलीस्ट 90% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. Anyways, let's get going and let's talk about the first one, that will be about the concentration terms, right? You know कि जब भी आप एक सॉल्यूशन बनाते हैं बेटा, पर्टिकुलरली बाइनरी सॉल्यूशन, और बाइनरी सॉल्यूशन आप जानते हैं जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं. एक कंपोनेंट जिसको आप सॉल्यूट कहते हैं बेटा, जिस कंपोनेंट को आप लिखते हैं कंपोनेंट बी, और दूसरा कंपोनेंट जो है जिसको आप कहते हैं सॉल्वेंट कंपोनेंट, उस सॉल्वेंट कंपोनेंट को आप लिखते हैं कंपोनेंट ए, राइट? अब जो भी आपने ये बाइनरी सॉल्यूशन बनाया, इसमें आपने कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया होगा इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. अगर आपने ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया है तो आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है. अगर आपने कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया है इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है. और कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा या कितनी कम बनी, इसको एक्सप्रेस करने के लिए आप डिफरेंट टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा. लाइक यू टॉक अबाउट मोलैरिटी, राइट? यू टॉक अबाउट मोलैरिटी, यू टॉक अबाउट मोलैलिटी, फाइन. यू टॉक अबाउट द नॉर्मैलिटी, you talk about the normality, you talk about the mole fraction. ठीक है बेटा मेरा, you talk about mole fraction, you talk about percentage, you talk about percentage, you talk about ppm, ठीक है, you talk about strength, and many more concentration terms are there जो कि solution की concentration को represent करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं.
लेकिन अब मसला ये है कि क्या हमें सारी पढ़नी है? नो, विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट दीज 4 और इंशाल्लाह यही 4 जो है बेटा आपको अपना क्वेश्चन देंगे, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी और मोल फ्रैक्शन। और इन 4 कंसंट्रेशन टर्म्स में भी आप जितना भी अपने नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ते हैं, दैट इज मोर इन फैक्ट देन रिक्वायर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट नॉर्मली टू डिसाइड which part to be taken for the board examination and which part to be left out. That's why you always need the help of a teacher to talk about, to tell you about कि कौन सा पार्ट आप, कितना पार्ट आप बोर्ड के लिए करेंगे और कितना पार्ट आपने इस वक्त बोर्ड के लिए नहीं करना है। अदरवाइज ये सारी चीजें जो है बेटा आप ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड फ्रॉम योर टीचर्स ताकि आप इतना समझ पाएं कि हमें कितना कितना बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, राइट। सो लेट्स गेट गोइंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज एक्चुअली द मोलैरिटी। फाइन, मोलैरिटी। सबसे पहली बात जो है बेटा, इसको आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आप जैसे इसको लिखना शुरू करेंगे तो यू विल बी स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन पार्ट, राइट। और डेफिनेशन आपको पता है बेटा, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved per liter of the solution, dissolved per liter of the solution, dissolved per liter of the solution। सबसे पहले जो है बेटा इसकी डेफिनेशन आपने कोट करनी है, ठीक है। तो जहां तक डेफिनेशन की बात थी, इट वाज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सो वही जो आपने थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखी उसको आपने मैथमेटिकल शक्ल दी है। आपको पता है कि n बाई वी को पढ़ा जाता है नंबर n b बाई वी, चूंकि b मैंने अभी आपसे कहा इट इज द सोल्यूट कंपोनेंट, सो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये आपके पास बेटा डेफिनेशन होगी थ्योरेटिकल एज वेल एज मैथमेटिकल। उसके बाद जो दूसरी चीज आप यहां पे मेंशन करेंगे बेटा, दैट विल बी द यूनिट्स, कि मोलैरिटी के यूनिट्स होते क्या हैं, ठीक है। और किसी भी टर्म के यूनिट्स निकालने के लिए आपको पता है कि हमें उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लेनी है, क्योंकि मोलैरिटी छुआसा बराबर एन बी अपॉन वी और नंबर ऑफ मोल्स जो है इसके यूनिट्स होते हैं मोल्स, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पे लीटर्स में है, तो इसके जो यूनिट्स बनेंगे बेटा दैट विल बी मोल्स पर लीटर, या इसी यूनिट का एक और नाम भी दिया जाता है, यू कॉल इट एज मोलर, राइट, मोलर। अब मसला यह है कि मोलैरिटी की डेफिनेशन के बाद, मोलैरिटी के यूनिट्स के बाद, अब तीसरी चीज जो आपके पास इसमें है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई सोल्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल यू राइट इट एज 1 मोलर, यू राइट इट एज 2 मोलर। कभी कभार जो है आपको इसका मतलब पूछा जाता है बेटा कि 1 मोलर सोल्यूशन क्या है, 2 मोलर सोल्यूशन क्या है। सो चूंकि इट इज द यूनिट ऑफ द मोलैरिटी, और 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट। प्लीज रिमेंबर, सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। एंड सिमिलरली अगर आपको कहना होगा 2 मोलर, इट मींस सोल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, dissolved per liter of solution। फाइन। सो इस तरह से जो है बेटा, इसी तरह से आपके पास है डेसीमोलर, डेसी का मतलब होता है 1/10, सो 1/10 मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। इसी तरह से यू कॉल इट एज सेंटीमोलर, सेंटी मींस 1/100, सो 1/100 मोल्स ऑफ सोल्यूट आर डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। इन टर्म्स का कभी कभार जो है बेटा आपको माने भी पूछा जाता है, ठीक है। सो उसके बाद जो है डेफिनेशन, यूनिट्स और इंटरप्रिटेशन के बाद जो अगली चीज जो हमें मोलैरिटी के बारे में पूछी जाती है वो है बेटा मोलैरिटी की फॉर्मूला, ठीक है। मोलैरिटी की बेसिक फॉर्मूला क्या है? सो फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी की अपनी फॉर्मूला क्या है, ठीक है। चूंकि मोलैरिटी की बेसिक फॉर्मूला जो है अभी आपने लिखी NB अपॉन वी, इसी फॉर्मूला को यूज करके हम मोलैरिटी की एक और इक्वेशन डिराइव करते हैं बेटा। वो इक्वेशन हमारे पास है मोलैरिटी छुआसा बराबर WB डिवाइडेड बाय MB इनटू वी हैव 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। अब मसला यह है कि फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी जो आपने यहां पे लिखा, इसकी डेरिवेशन भी कभी कभार आपको पूछी जाती है। तो क्वेश्चन में आपके पास 2-3 सेगमेंट्स आएंगे, डिफाइन मोलैरिटी, what are the units of molarity, right?
डिराइव द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। बात समझ आ रही है? तो फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी आपके पास बेसिक ये माना जाता है, और इसकी डेरिवेशन कैसे की जाती है, तो इसकी डेरिवेशन जो है बेटा ये आपको पूछी जा सकती है। इसके बारे में आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि इस इक्वेशन को मैं कहां से निकालूं। ठीक है, यू विल से स्टेप नंबर 1 में फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी, राइट, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। यू नो मोलैरिटी बाय डेफिनेशन होता है NB अपॉन V इन लीटर्स, जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब चूंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के बदले में यहां पे कुछ मास ऑफ सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, सो दैट मींस वन थिंग, हमें NB के बदले में लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सो दिस इज एक्चुअली मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, राइट। तो ये NB के बदले में। इसी तरह से जो आपके पास यहां पे वॉल्यूम में बेटा ये लीटर्स में है, लेकिन कभी कब यहां पे लेकिन वॉल्यूम किस में आपको लेना है, मिलीलीटर्स में आपको लेना। तो लीटर वॉल्यूम को मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है बेटा, यू नो दैट, कि अगर फॉर एग्जांपल आप इसको बिल्कुल ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल 1000 ml की बात करेंगे दैट्स इक्वल टू 1 लीटर। अगर हम 1 ml की बात करेंगे तो वो हमारे पास कितने लीटर्स होते हैं बेटा, दैट विल बी 1/1000 लीटर्स। लेकिन अगर हमारे पास वॉल्यूम है V मिलीलीटर्स, राइट, V मिलीलीटर्स, तो ये कितने लीटर्स बनेगा, 1 ml बनेगा 1/1000 लीटर्स, V ml बनेगा बेटा V/1000 लीटर्स। क्योंकि यहां पे वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी लीटर्स में है, तो इसके बदले में अगर कोई चीज आप लिख सकते हैं तो लीटर वॉल्यूम ही लिख सकते हैं। तो अगर आपको यहां पे वॉल्यूम मिलीलीटर्स में चाहिए, मगर असल में यूनिट तो वॉल्यूम का लीटर है, तो मिलीलीटर वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, राइट। तो ये जो वॉल्यूम यहां पे लीटर्स में था, दिस विल बी एक्चुअली V/1000 लीटर्स, मगर ये वाला वॉल्यूम जो है बेटा इट हैज टू बी टेकन इन मिलीलीटर्स। इसका यूनिट जो इसका असल में जो वैल्यू आपको लेना है वो मिलीलीटर वाला लेना है, क्योंकि मिलीलीटर वैल्यू को जब 1000 से डिवाइड करते हैं तब जाके वो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि यहां पे वॉल्यूम लीटर्स में था, और वॉल्यूम को लीटर्स में लेने के लिए अगर आपके पास कभी मिलीलीटर वॉल्यूम हो उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, फाइन। सो अब यही दो सब्स्टिट्यूशंस आपने करने हैं। सो देयरफॉर आई कैन से मोलैरिटी शुड बी इक्वल टू NB के बदले में आई कैन राइट WB डिवाइडेड बाय MB इनटू वी हैव 1 अपॉन, ये मेरे पास V इन लीटर्स था, लेकिन लीटर वॉल्यूम जो है वो कैसे लिखा जाएगा, अगर कभी मिलीलीटर वॉल्यूम दिया जाए तो उसके लिए आपको लिखना है बेटा V/1000, मगर ये वाला वॉल्यूम किस में है, इसका कौन सा वैल्यू आपने लेना है, मिलीलीटर वैल्यू। इसी तरह से अगर ये 1000 की आप बात करेंगे बेटा ये ऊपर आएगा, सो मोलैरिटी शुड बी इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय MB, ये 1000 हमारे पास बेटा ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। इस तरह से आपके पास मोलैरिटी जो है उसकी अपनी बेसिक फॉर्मूला आ गई, जिसको हमने डिराइव किया कुल मिला के 2 स्टेप्स में। एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को आपने इन टर्म्स ऑफ मास लिखा, दूसरा अगर कभी आपको वॉल्यूम लीटर के बजाय मिलीलीटर्स में दिया होगा तो उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि यहां पे वॉल्यूम लीटर वाला था, इसलिए उस लीटर वॉल्यूम को जब मिलीलीटर के कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, यही 2 सब्स्टिट्यूशंस हमने की और हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई। इस फाइनल इक्वेशन में याद रखिएगा ये WB जो है इट इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, ये जो MB आपके पास है इट्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। इसी तरह से 1000 आपका कांस्टेंट है, ये V जो है दिस इज द वॉल्यूम इन मिलीलीटर, सिर्फ वैल्यू लेना है, लेकिन इस टर्म का यूनिट जो हमारे पास होता है वो लीटर होता है असल में, ठीक है। 12 ये बेसिक फॉर्मूला आपके पास है। अब इसी बेसिक फॉर्मूला पे इसी मोलैरिटी वाले क्वेश्चन में आपको एक छोटी सी न्यूमेरिकल दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 10% यूरिया सोल्यूशन मास बाय वॉल्यूम, 10% मास बाय वॉल्यूम। अब 10% मास बाय वॉल्यूम यूरिया का मतलब क्या होता है, इट मींस 10 grams of urea are present in 100 ml of the solution. So mass of solute आपको लेना है 10 grams, volume of solution आप लेंगे 100, then यूरिया का molecular mass है बेटा वो आप निकालेंगे NH2CO डबल बॉन्ड NH2, तो वो molecular mass निकालने के बाद आप आराम से जो है solution की मोलैरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है जो आपको मोलैरिटी पे पूछी जा सकती है, इससे ज्यादा मोलैरिटी पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप नॉर्मल अपने क्लास 12 की बात करेंगे, आपने इसके बाद मोलैरिटी की और भी कई सारी फॉर्मूला बेटा पढ़ी हैं, जैसे मोलैरिटी जो है उससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मिली मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी को परसेंटेज से कैसे निकाला जाता है, इसी तरह से
मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स कैसे निकाली जाती है, मिक्सचर ऑफ सेम सबस्टेंस, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सबस्टेंसेस, एसिड बेस मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ कॉमन आयन, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप इसके बगैर भी कर चुके हैं इन योर क्लास, बट प्लीज रिमेंबर आपको ये सारा स्टफ जो है बेटा आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी काम नहीं आएगा। दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू, जो मैंने आपके सामने बात रखी है। आगे बेटा बात करेंगे अबाउट द सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज एक्चुअली द मोलैलिटी। इसको बेटा स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलैरिटी जो है इट वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ और उन सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ एक प्रॉब्लम है, जिन कॉन्सेंट्रेशंस में वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है। क्योंकि टेम्परेचर जब वैरी होता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज होता है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन चेंज नहीं होता, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है बेटा वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से हमने एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म सामने लाई विच इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म जो हमारे पास है दैट्स मोलैलिटी। इसमें भी आपको यही चीजें करनी है। सबसे पहले जो है बेटा आपको डेफिनेशन लेनी है, और आपको पता है कि मोलैलिटी जो है इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे जो आपके पास है बेटा सॉल्वेंट का मास लेना है, डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, राइट, डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हो गया ये, और इसी को आपने मैथमेटिकली लिखना है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि नीचे आपको बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ेगा इन किलोग्राम्स। सो इसको आप कहते हैं मोलैलिटी, फाइन। उसके बाद जो है मोलैलिटी की डेफिनेशन के बाद आपको इसके यूनिट्स लेने पड़ेंगे। यूनिट्स की अगर आप बात करें तो यूनिट्स के लिए मोलैलिटी की इक्वेशन होनी चाहिए विच इज NB डिवाइडेड बाय WA इन किलोग्राम्स। NB के यूनिट्स बेटा होते हैं मोल्स, और यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट किस में है, किलोग्राम्स में, तो वो ऊपर आके बनेगा मोल्स पर किलोग्राम, फाइन। और यही यूनिट जो है इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज मोलल। और इसी के साथ साथ आपको कभी बेटा इन टर्म्स की इंटरप्रिटेशन पूछी जाती है, 1 मोलल क्या होता है, 2 मोलल क्या होता है। जैसे हमने मोलैरिटी में देखा वैसे यहां पर भी 1 मोलल मतलब सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। 2 मोलल मतलब सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 केजी ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। तो इस तरह से बेटा डेसीमोलल, सेंटीमोलल, मिलीमोलल जो है आप आराम से बता सकते हैं कि वो उनकी इंटरप्रिटेशन हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो 1 मोलल, 2 मोलल वगैरह जो है इनकी इंटरप्रिटेशन कभी कभार आपको पूछी जाती है, उस इंटरप्रिटेशन पे आप बेटा थोड़ा जोर दे दीजिएगा, ठीक है। और यहां पे एक लॉजिकल सवाल आपको पूछा जाता है, जहां पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या 1 मोलल सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या 1 मोलर सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। क्या 1 मोलल सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या 1 मोलल सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है एक्वियस सॉल्यूशन का, वो आपको कंपैरिजन में पूछा जाता है, और आपको रीजन पूछा जाता है उसका कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और क्यों। तो ये बात जो है बेटा आप अंडरस्टैंड करिए, 1 मोलल और 1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन होता है। याद रखें 1 मोलर जो है एक्वियस सॉल्यूशन दैट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, that is more concentrated than 1 molal solution, than 1 molal solution। वजह क्योंकि 1 molar aqueous solution में जो amount of solvent होता है वो कम होता है, amount of solvent जो यहां पे है बेटा that is less, जबकि 1 molal में जो amount of solvent होता है that is more। अब आप कहेंगे सर कैसे, यहां पे आपने 1 मोलर में क्या किया, 1 मोल ऑफ सोल्यूट आपने डिसॉल्व कर दिया इन 1 लीटर सोल्यूशन। उस 1 लीटर सोल्यूशन में आपके पास कुछ पार्ट सोल्यूट का भी था और कुछ पार्ट जो है बेटा वो सॉल्वेंट का भी था। लेकिन यहां पे आपने क्या कर दिया 1 मोलल में, तो यहां पे आपने 1 मोल ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व किया इन 1 केजी, यानी कि 1000 grams of solvent only, 1000 grams of solvent only, and that solvent is your water because we are talking about aqueous solutions, right। अब यहां पे आपने 1 मोल ऑफ बी को डिसॉल्व किया इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। चूंकि आप जानते हैं बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर जो है दैट इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर,
दैट मीन्स 1 ग्राम का वॉल्यूम होता है 1 ml, सो 1000 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा? सो दैट मीन्स जो 1000 ग्राम वाटर आपके पास होगा दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। गॉट इट? सो 1000 ग्राम जो वाटर होगा बेटा वो किसके बराबर आएगा? 1000 ml वाटर के बराबर। यहां पे आपके पास 1000 ml सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है और यहां पर सिर्फ सॉल्वेंट 1000 ml है, उसके बाद सोल्यूट है, राइट? तो यहां पे चूंकि सॉल्वेंट ज्यादा है, यहां पे आपके पास सॉल्वेंट कम है, क्योंकि सॉल्वेंट और सोल्यूट मिला के 1000 ml है, लेकिन यहां पे अकेले में सॉल्वेंट 1000 ml है। तो यहां पर भी आपने 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया, यहां पर भी आपने 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया, मगर यहां पे आपने 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया इन ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इन ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, राइट? और यहां पे आपने उसको डिसॉल्व किया इन लेसर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, इन लेसर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। हमने क्या कहा था? कॉन्सेंट्रेशन को हमने कैसे डिफाइन किया था? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट? तो यहां पे 1 मोल ऑफ सोल्यूट दोनों में हमने सेम डिसॉल्व किया, मगर यहां पे सॉल्वेंट ज्यादा था, यहां पे सॉल्वेंट कम था। जब कम सॉल्वेंट में आप वही सोल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा वो ज्यादा आएगा, ठीक है? तो ये बात जो है इसको आप इसका आप ख्याल रखेंगे, आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद एक और चीज जो आपको मोलैलिटी में पूछी जाती है दैट इज इट्स फॉर्मूला, ठीक है? फॉर्मूला, मोलैलिटी फॉर्मूला, मोलैलिटी फॉर्मूला, ठीक है? जैसे अभी हमने सीखा था मोलैरिटी में। सो मोलैरिटी जो है इट इज एक्चुअली द मोलैलिटी जो था, मोलैरिटी की फॉर्मूला थी WB बाई MB इंटू 1000 डिवाइड बाई V। इसकी फॉर्मूला आपके पास आती है WB डिवाइडेड बाई MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V के बदले में इट्स WA, मगर यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ता है ग्राम्स में, ठीक है? तो अब अगर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन की बात करेंगे बेटा, ये बेसिक मोलैलिटी फॉर्मूला बनती है। इसमें ये स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, WB इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, MB इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसके अपने यूनिट्स होते हैं ग्राम्स पर मोल। देन वी हैव द मास ऑफ सॉल्वेंट, इट हैज टू बी टेकन इन ग्राम्स। मगर ये वाली टर्म जो है बेटा, लाइक इससे पहले आपने देखा था कि इस वाली टर्म का यूनिट था लीटर्स, यहां पे इस वाली टर्म का यूनिट्स होता है किलोग्राम, फाइन? अब ये वाली डेरिवेशन जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने इससे पहले मोलैरिटी को डिराइव किया था। तो मोलैलिटी बाय डेफिनेशन वाज NB डिवाइडेड बाय WA इन किलोग्राम्स, राइट? अब NB के बदले में व्हाट कैन वी राइट? वी कैन राइट WB डिवाइडेड बाय MB। लेकिन अगर आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट कभी ग्राम्स में था, उसको किलोग्राम्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय डिवाइड बाय 1000। सो इनटू वी हैव 1 डिवाइड बाय, अगर मेरे पास सॉल्वेंट ग्राम्स में है उसको बेटा 1000 से डिवाइड करके किस में लाया जा सकता है? किलोग्राम्स में लाया जा सकता है, क्योंकि दिस वाज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, सो वी हैव टू टेक द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। लेकिन अगर कभी ग्राम्स में दिया गया उसको 1000 से डिवाइड करके किस में लाया जा सकता है? किलोग्राम्स में। तो ये 1000 आपके पास ऊपर आएगा। सो मोलैलिटी की फॉर्मूला आपके पास आएगी बेटा WB डिवाइडेड बाय MB इनटू वी हैव 1000 डिवाइड बाय WA। इस पूरी टर्म का यूनिट है किलोग्राम, मगर आपकी याददाश्त के लिए यहां पे G इस वजह से लिखा जाता है ताकि आपको याद रहे कि हमें ये मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है? ग्राम्स में लेना है, क्योंकि उसी ग्राम सॉल्वेंट को जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो किलोग्राम्स में आता है। ये G यहां पे यूनिट नहीं है मास का, ये G यहां पे यूनिट नहीं रिप्रेजेंट करता है मोलैलिटी टर्म में, ये बस आपकी याद दहानी के लिए कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो है आपने ग्राम्स में लेना पड़ेगा, ठीक है? एग्जैक्टली द सेम पैटर्न। डिफाइन मोलैलिटी, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी, what do you understand by 1 molar, 2 molar, 3 molar, 5 molar solution? Derive the formula of molality, right? ये अलग अलग sections बेटा आपके 5 मार्क क्वेश्चन के हो सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। Besides that, you may get a simple numerical also, जहां पे आपको mass of solute, mass of solvent दिया जाएगा and you are asked to calculate the molality of the solution। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल पूछा गया, आप कैलकुलेट करिए molality of 10% by mass aqueous solution of glucose, right? 10% by mass aqueous solution of glucose। so 10% by mass का मतलब होता है कि 10 grams of solute यानी कि ग्लूकोज जो है they are present in 100 grams of the solution। 100 grams में से तो चूंकि 10 ग्राम सोल्यूट है तो बाकी 90 ग्राम जो है बेटा वो आपके पास सॉल्वेंट होगा, यानी कि WA का वैल्यू आपके पास आएगा 90, WB का वैल्यू आपके पास आएगा 10, MB is the molecular mass of solute, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास आप जानते हैं that's 180। अपना डेटा सबस्टिट्यूट करके बेटा एक छोटी सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट द मोलैलिटी। और तीसरी टर्म जो यहां पे आपको पूछी जा सकती है बेटा दैट इज अबाउट द मोल फ्रैक्शन।
जिसको आप इस एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मगर इसको पढ़ते हैं काई, CHI, ठीक है, CHI। अब ये जो आपके पास मोल फ्रैक्शन है, ये कैसे डिफाइन होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बाइनरी सोल्यूशन है, और इस बाइनरी सोल्यूशन में बेटा जो दो कंपोनेंट्स है, आप जानते हैं कंपोनेंट ए को आप कहते हैं सॉल्वेंट एंड कंपोनेंट बी को आप कहते हैं सोल्यूट। अगर मैंने इसके Na मोल्स डिसॉल्व किए और इसके Nb मोल्स डिसॉल्व कर दिए, सो दोनों कंबाइन करने के बाद जो सोल्यूशन मेरे पास बना, उसमें जो टोटल मोल्स मेरे पास आएंगे, दे विल बी इक्वल टू Na प्लस वी हैव Nb। अब इन टोटल मोल्स में से ए के भी कुछ मोल्स हैं, बी के भी कुछ मोल्स हैं। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिफाइन करना चाहूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू दैट ऑफ द टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। और बाइनरी सॉल्यूशन में चूंकि दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, सो n टोटल विल बी ओनली इक्वल टू Na प्लस वी हैव Nb। सिमिलरली अगर आपको मोल फ्रैक्शन B लिखना पड़ेगा, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय टोटल मोल्स इन द मिक्सचर, दैट विल बी इक्वल टू Nb डिवाइड बाय टोटल मोल जो है वो हमारे पास है Na प्लस Nb, ठीक है। इस तरह से बेटा मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आप दे सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू दैट ऑफ टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। In a binary solution containing Na moles of solvent and Nb moles of solute, chi A will be equal to this, chi B will be equal to this। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन जो है बेटा वो कंप्लीट हो जाती है जहां तक मोल फ्रैक्शन की बात है। उसके बाद जो है जो सेकेंड पार्ट इसका है, दैट इज अगेन द यूनिट्स, राइट, दैट्स अगेन द यूनिट्स। तो यूनिट्स में आप याद रखें बेटा कि आप मोल फ्रैक्शन जानते हैं, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, राइट। तो यहां पर ऊपर भी यूनिट है मोल, तो नीचे भी यूनिट है मोल, ये कैंसल आउट होगा, तो मोल फ्रैक्शन जो हुआ करता है बेटा, दैट्स एक्चुअली यूनिटलेस, दैट्स एक्चुअली यूनिटलेस, राइट। तो ये हमारे पास जो है इसकी दूसरी चीज आपको पूछी जा सकती है, इसके यूनिट्स वगैरह क्या होते हैं। तीसरी चीज जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मोल फ्रैक्शन में है, दैट इज काई ए प्लस काई बी जो है दैट इज इक्वल टू यूनिटी फॉर ए बाइनरी सोल्यूशन। और आपको सीधा कभी पूछा जाता है बेटा प्रूव दैट काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 फॉर ए बाइनरी सोल्यूशन, आपको इसका प्रूफ पूछा जाता है, यानी कि आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा ये निकलता कैसे, ठीक है। तो अब अगर आप इसको प्रूव करना चाहें बेटा, इसका प्रूफ क्या होगा, ठीक है। तो आई विल से इन ए बाइनरी सोल्यूशन, यानी कि अगर हम किसी बाइनरी सोल्यूशन की बात करें तो वहां पे जो काई ए होगा दैट विल बी इक्वल टू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, और अगर हम काई बी की बात करेंगे दैट विल बी इक्वल टू Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, ठीक है। अब अगर मुझे काई ए प्लस काई बी निकालना है, दैट मींस अगर मैं इन दो इक्वेशंस को बेटा आपस में ऐड करूंगा तो काई ए प्लस काई बी किसके बराबर आएगा? तो जब लेफ्ट साइड को आप लेफ्ट साइड से ऐड करते हैं बेटा, तो राइट साइड को राइट साइड के साथ ऐड किया जाता है। मैं इसको मानूंगा इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको मानूंगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने के बाद लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड किया, राइट साइड को राइट साइड से ऐड कर दीजिएगा। ये को Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस वी हैव Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, राइट। अब देखिए आप ये Na प्लस Nb कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपके पास लेफ्ट साइड में आएगा काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1। कॉमन निकालने के बाद नीचे मेरे पास आएगा Na प्लस Nb, और अंदर चूंकि यहां से तो Na प्लस Nb निकला, ऊपर आपके पास बचेगा Na और दूसरी टर्म में बचेगा Nb। ये और ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हुई, तो काई A प्लस काई B जो है बेटा दैट कम्स आउट टू बी 1। इस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस ये है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ B पता है लेकिन A नहीं पता, सो काई A विल बी इक्वल टू 1 माइनस काई B। और अगर मुझे A का मोल फ्रैक्शन पता है, B का नहीं पता, सो काई B विल बी इक्वल टू 1 माइनस काई। This is the third important parameter, like the other concentration terms related to the mole fraction as well। और इसमें आपको बेटा काई A और काई B जो है उनकी रिलेशन पूछी जाती है, which is काई A plus काई B is equal to 1। और इस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस भी मैंने आपके सामने रखी। एंड लास्ट वाली बात फिर से इस पे हल्का सा न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपसे कहा गया, हमारे पास एक बाइनरी सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है इन द मोलर रेशियो ऑफ 1:2।
मोलर रेशियो ऑफ 1:2 का मतलब हुआ जहां पे एक मोल ए का कंपोनेंट ए का मौजूद है तो वहीं पे 2 मोल जो है कंपोनेंट बी के मौजूद है। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू Na, दैट्स 1 डिवाइड बाय Na प्लस Nb, दैट्स 1 प्लस 2, दैट मींस 1/3। इसी तरह से जब आपको बेटा काई ए पता चला, दैट्स 1/3, काई बी विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/3। अकॉर्डिंगली काई ए काई बी जो है आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट। इन 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे आप फोकस बनाए रखें। वन इज द मोलैरिटी, अदर इज द मोलैरिटी, अदर इज द मोल फ्रैक्शन। उसके बगैर जो है बेटा अपना वक्त जाया ना करें। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊं जो आपको इसमें पूछा जाता है, दैट्स अबाउट दी गिव द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, राइट। तो ये डिस्कशन इसमें आपको पूछा जाता है बेटा, गिव द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। इसमें आप प्लीज ये मेंशन करोगे जो मैंने आपको बातों बातों में पहले ही कहा था, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं इन्वॉल्विंग वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्विंग वॉल्यूम, लाइक मोलैरिटी में आपने देखा वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, नॉर्मैलिटी एक और टर्म है उसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है। इसी तरह से आप बात करेंगे बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है। यू टॉक अबाउट पार्ट्स पर मिलियन, इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, एटसेट्रा। तो जिन भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, याद रखें वो सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होती हैं दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, राइट। तो ये जो आपके पास है बेटा दे आर एक्चुअली टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि ये सारी टर्म्स जो हैं इनमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है, और टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन घटता है तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन जिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो आप इसमें मेंशन करोगे, द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्विंग मास या मोल्स ओनली, जिसमें सिर्फ मास या मोल्स इन्वॉल्व है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से मास या मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए याद रखिएगा बेटा कि मास या मोल जो है क्योंकि दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में सिर्फ इस तरह की टर्म्स मौजूद होंगी, वॉल्यूम वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो ऐसी टर्म्स होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो उसमें आपके पास आएगा मोलैलिटी, उसमें सिर्फ मास इन्वॉल्व है, WB/MB × 1000 डिवाइड बाई WA, वहां पे कोई वॉल्यूम टर्म नहीं थी। आप बात करेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन की, उसमें सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व थे, NB डिवाइड बाई Na प्लस NB। इसी तरह से आप बात करेंगे बेटा मास परसेंटेज की, उसमें सिर्फ मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इन्वॉल्व है। ये सारी टर्म्स जो होती हैं, प्लीज रिमेंबर दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, राइट। दैट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जिनको नॉर्मली, जिस टॉपिक को नॉर्मली जो है कम से कम 10-15 दिन लगते हैं आपके नॉर्मल क्लास वर्क में बेटा, तो वहीं पे आपने 30-40 मिनट में इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को आराम से अंडरस्टैंड किया कि इनकी डेफिनेशन हमें लिखनी है, उसके बाद जो है इनके यूनिट्स हमें लिखने हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन क्लियर होनी चाहिए, इनका मतलब क्या होता है इन वैल्यूज का, और उसके साथ साथ जो है हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म की अपनी बेसिक फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला को डिराइव कैसे करते हैं, उसके साथ साथ जो है बेटा एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन टाइप न्यूमेरिकल जिसके लिए आप रेडी होने चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो इसमें से हमें पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड डिस्कशन हियर, दैट्स अबाउट द हेनरीज लॉ, ठीक है। आप जब किसी गैस को एक लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो हर एक गैस एक लिक्विड सॉल्वेंट में किसी न किसी हद तक डिसॉल्व हो जाती है, कोई कम कोई ज्यादा, बट एवरी गैस गेट्स डिसॉल्व्ड टू सम और ग्रेटर एक्सटेंट। अब कौन सी गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, कौन सी कम डिसॉल्व होगी, कब गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, कब कम होगी, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ द गैस कैसा है, आपका नेचर ऑफ द सॉल्वेंट कैसा है। पोलर गैसेस पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा डिसॉल्व होती हैं, नॉन पोलर गैसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा डिसॉल्व होती है। अब अगर वाटर की बात करेंगे एज ए सॉल्वेंट, क्योंकि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हमें जब भी सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा जाता है तो हमें यही एक्वियस सॉल्यूशंस में ही पूछा जाता है। तो जब वाटर की बात करेंगे एज ए सॉल्वेंट, तो चूंकि वाटर खुद से पोलर है तो इसमें पोलर गैसेस ज्यादा डिसॉल्व होंगे। अब अगर पोलर गैसेस में कंपेयर करना हो तो जिस गैस का मोलिकुलर मास ज्यादा होता है वो ज्यादा डिसॉल्व होता है, और जिसका मोलिकुलर मास कम होता है वो कम डिसॉल्व होता है। तो यानी कि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पे, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे। दूसरा फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है बेटा दैट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं
तो गैस लिक्विड इंटरेक्शन ब्रेक हो जाती है और गैस सॉल्यूशन से बाहर आता है और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर आपने बेटा टेम्परेचर कम कर दिया तो उसकी वजह से गैस लिक्विड इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाती है और ज्यादा गैस जो है बेटा वो डिसॉल्व फॉर्म में रहती है और सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिपेंड करती है इन द सॉल्यूशन, दैट इज एक्चुअली द प्रेशर। और जहां तक हेनरीज लॉ की बात है बेटा, इट गिव्स यू द क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। यानी कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी पे कितना फर्क पड़ता है। अगर आप प्रेशर डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, 10 टाइम्स बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी पे कितना फर्क पड़ेगा बेटा, ये आपको हेनरीज लॉ समझाता है। तो हेनरीज लॉ के बारे में जो सबसे पहली बात है, इट गिव्स द क्वांटिटेटिव इफेक्ट, राइट, इट गिव्स द क्वांटिटेटिव इफेक्ट, it gives the quantitative effect of pressure on the solubility of a gas, on the solubility of a gas। तो कोई भी गैस कितना ज्यादा या कितना कम डिसॉल्व हो जाएगी बेटा, उसका आइडिया जो है आपको हेनरीज लॉ देता है। अब हेनरीज लॉ जो है बेटा, इसकी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है, यानी कि इसकी हमारे पास दो डेफिनेशंस है। स्टेटमेंट नंबर 1, इस लॉ के हिसाब से किसी भी गैस का कितना मास डिसॉल्व होगा इन ग्राम्स, राइट, इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, जिसको नॉर्मली हम एटीएम में लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करेंगे इक्वालिटी से, वी इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट, लेट दैट बी के मल्टीप्लाइड बाय पी, तो ये हमारे पास बेटा हेनरीज लॉ जो है उसका पहला फॉर्म आता है। और जहां तक इस इक्वेशन की बात है, दिस इज ऑफ द टाइप y इज इक्वल एम एक्स, तो यहां पे अगर हम y एक्सिस पे मास ऑफ गैस को प्लॉट करेंगे, x एक्सिस पे प्रेशर को प्लॉट करेंगे, आपको पता है कि y इज इक्वल के एक्स है, y इज इक्वल एम एक्स वाली इक्वेशन जो है दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बस डेफिनेशन के बाद ये मैथमेटिक्स पार्ट और ये ग्राफ यहां पे इसमें लिख दीजिएगा। स्टेटमेंट 1 कंप्लीट, इससे ज्यादा जो है इसमें कुछ भी टाइम लेने की जरूरत नहीं है। Statement 1, according to Henry's law, the mass of a gas in grams dissolved per unit volume of the solvent is directly proportional to pressure of the gas in ATM। और उसके बाद ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिखें, ये ग्राफ आप डिजाइन कर दीजिएगा, मामला खत्म। उसके बाद जो है बेटा इसमें स्टेटमेंट सेकंड हमारे पास आएगी जिस पे आपका ध्यान होना चाहिए। स्टेटमेंट सेकंड इसका क्या है, ये पार्ट थोड़ा सा आपने डिस्कस करना पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट हेनरीज लॉ का ये कहता है बेटा कि किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में कितना होगा, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, राइट, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। चूंकि गैस आपका सॉल्यूट है इसलिए मैंने इसको कंपोनेंट बी लिखा। तो अगर आपने किसी गैस को हाई प्रेशर पे डिसॉल्व किया तो जाहिर सी बात है उसका ज्यादा मास सॉल्यूशन में जाएगा, उसके ज्यादा मोल सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे, उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में ज्यादा आ जाएगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहां पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करेंगे बाय इक्वालिटी बेटा, तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, लेट दैट बी के डैश इनटू वी हैव पी बी के बदले में आई कैन राइट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, राइट। और यहां पे अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की इक्वेशन निकालूंगा, इट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन के डैश इनटू वी हैव गॉट काई बी। और ये जो 1 अपॉन के डैश है बेटा, इसको एक नया कांस्टेंट लिखते हैं, व्हाट वी राइट एज के एच, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज हेनरीज कांस्टेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज हेनरीज कांस्टेंट, राइट। तो हेनरीज कांस्टेंट की जब हम बात करेंगे बेटा, हेनरीज कांस्टेंट इज एक्चुअली दिस 1b constant, k dash b constant, the ratio of two constants is always a new constant, जिसको आपने हेनरीज कांस्टेंट कहा। तो हमारे पास हेनरीज लॉ की इक्वेशन बनती है बेटा, P partial pressure of the gas is equal to some constant kh into we have got the mole fraction of the gas। ठीक है, यहां पे हमारे पास जो है बेटा पहली टर्म, ये जो पहली टर्म हमारे पास है, सेकंड टर्म रादर, वो खत्म हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट खत्म हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है आप इसमें सीधा ये इक्वेशन फिर से बनती है ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू के एक्स, राइट। तो यहां पे आपने क्या करना है, पार्शियल प्रेशर को आपने प्लॉट करना है एज अ फंक्शन ऑफ काई बी, और आप जानते हैं बेटा आपकी कर्व जो है दैट विल बी दिस वे, राइट। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि ये इक्वेशन लेने के बाद यहां पे जो आपका हेनरीज कांस्टेंट आ गया के एच, इस हेनरीज कांस्टेंट के आपको बेटा फीचर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, इस हेनरीज कांस्टेंट के फीचर्स आपको पूछे जाते हैं। नंबर 1, हेनरीज कांस्टेंट जो है
it gives the idea about the solubility of a gas in a solvent या इन ए सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में कोई भी गैस कितना ज्यादा या कितना कम डिसॉल्व होगा उसके बारे में आइडिया जो है आपको हेनरीज कांस्टेंट दे देता है। वो देखते हैं बेटा कैसे। अगर हम पिछली स्लाइड पे वापस जाएंगे तो ये काई बी जो है अगर हम यहां पे लाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो के एच और काई बी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा, राइट। तो जब इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप रहा तो आई कैन से कि आपके पास जो काई बी है बेटा, हाँ, आपके पास जो solubility ऑफ ए गैस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जितना आपका काई बी ज्यादा था उतना आपका के एच कम था। काई बी ज्यादा मतलब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा मतलब उसके ज्यादा मोल्स डिसॉल्व हुए, ज्यादा मोल्स डिसॉल्व होने का मतलब यह है कि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, राइट। तो जहां पे आपको लगा कि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी वहीं पे तो उसका मोल के एच कम हो रहा था। सो के एच जहां पे कम वहीं पे सॉल्युबिलिटी जो है बेटा वो ज्यादा होती है। दिस इज द फर्स्ट फीचर। सेकेंड फीचर जो आप हेनरीज कांस्टेंट के बारे में देखें वो याद रखिएगा कि हेनरीज कांस्टेंट जो है इट इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन। हेनरीज कांस्टेंट जो हुआ करती है बेटा इट्स ए टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन, और याद रखें हेनरीज कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चूंकि मैंने अभी आपसे कहा था, बातों बातों में मैंने आपसे ये बात भी कही कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाइए, गैस लिक्विड इंटरेक्शंस ब्रेक होंगी, गैस सॉल्वेंट से बाहर आ जाएगी और आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी जो है बेटा वो कम होती है। सो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम। तो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। आई कैन पुट इट दिस वे, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो मगर ये दोनों जो है सॉल्युबिलिटी और हेनरीज कांस्टेंट के बीच में भी इनवर्स रिलेशनशिप है। दैट मींस ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। वही चीज आपने सेकंड स्टेटमेंट में मेंशन करना है बेटा, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में मेंशन करना है दैट हेनरीज कांस्टेंट इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाइए हेनरीज कांस्टेंट जो है बेटा वो बढ़ जाता है। और तीसरी चीज जो आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में मेंशन करना है दैट इज अबाउट द यूनिट्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, राइट। हेनरीज कांस्टेंट के यूनिट्स क्या क्या होते हैं? सो अभी आपने देखा था बेटा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो आसान बराबर शाबाश दैट वाज हेनरीज कांस्टेंट इनटू वी हैव काई बी। चूंकि मोल फ्रैक्शन जो है वो खुद से यूनिट लेस है, इसका तो कोई यूनिट होता ही नहीं है, तो के एच के वही यूनिट्स आएंगे जो किसके आएंगे? पार्शियल प्रेशर के। तो जब आप यूनिट्स लिखेंगे तो यू कैन राइट यूनिट्स ऑफ के एच आर सेम, यूनिट्स ऑफ के एच आर सेम एज दैट ऑफ पार्शियल प्रेशर। Units of KH are same as that of the units of partial pressure. So इस तरह से बेटा आपका हेनरीज लॉ जो है इसमें ये दो स्टेटमेंट्स आपको मेंशन करनी है। हेनरीज कांस्टेंट पे अलग से 2 मार्क का सवाल आपको पूछा जा सकता है। व्हाट इज हेनरीज कांस्टेंट, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स? हेनरीज कांस्टेंट की सिर्फ आपने मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखनी है, इट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइड बाय काई बी, और उसके बाद जो है बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में मेंशन करना है। इट गिव्स द आइडिया अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और इनवर्स रिलेशनशिप, इट्स अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, डायरेक्ट रिलेशनशिप, एंड इट्स यूनिट्स आर सेम एज दैट ऑफ द यूनिट्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। मामला खत्म। उसके बाद जो है बेटा आपको हेनरीज लॉ जो है उसकी एप्लीकेशंस आपको पूछी जाती है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, 2-3 एप्लीकेशंस आप जहन में रखेंगे। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अगर आप सिर्फ एप्लीकेशंस का नाम लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जैसे डिफरेंट कंपनीज की हमारे पास कोका कोला होता है, पेप्सी, ड्यू वगैरह, स्प्राइट जो भी होता है, राइट। तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बेटा दैट इज डिसॉल्व्ड इन शुगर सिरप, राइट। तो वो जो आपके पास ड्रिंक्स होती हैं इनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं। तो आप गैस को काफी हाई प्रेशर पे डिसॉल्व करते हैं इन द सॉल्वेंट और आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बना पाते हैं। तो ये आपको कौन समझाता है? हेनरीज लॉ कि प्रेशर बढ़ाइए सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज जो है बेटा इट एक्सप्लेन्स ए डिजीज कॉल्ड हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है? इसमें लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है इन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है,
तो जब हम फॉर एग्जाम्पल किसी ऊंचाई पे जाते हैं, एज वी मूव फ्रॉम दिस प्लेस फॉर एग्जाम्पल लद्दाख दैट इज एट अ हायर ऑल्टीट्यूड देन आवर्स, तो जितना आप ऊपर चले जाते हैं उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है। हमारी बॉडी जो है इट इज एक्चुअली इसने अपने आप को एडजस्ट किया है टू 1 atm प्रेशर, जिसमें ऑक्सीजन का अपना पार्शियल प्रेशर जो है 0.21 atm के आसपास होता है। लेकिन जब आप अचानक से वहां पे हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहां पे ओवरऑल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो भी ऑटोमेटिकली कम है। तो आपकी बॉडी को जिस प्रेशर की आदत है वहां पे आपके पास वो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो जब वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हुआ तो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी कम हुई, तो हमारे ब्लड हमारे अंदर जो है बेटा, चूंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा बाहर का प्रेशर कम, इस वजह से वहां पे नोज ब्लीडिंग वगैरह भी होती है और हमें वो ब्रेथलेसनेस फील होती है, वी फील शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जितना हमें चाहिए बाहर उतना मौजूद नहीं होता है। तो वहां पे बाहर वाला प्रेशर ऑक्सीजन का कम, जिसकी वजह से वहां पे सॉल्युबिलिटी जो है बेटा हमारे ब्लड में कम होती है, गैस की ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में कम होता है, जबकि हमारे ब्लड को आदत जो है बेटा वो हायर प्रेशर की हुआ करती है। तो उसको भी एक्सप्लेन करता है आपका हेनरीज लॉ। तीसरा जो है, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, ठीक है, स्कूबा डाइवर्स होते हैं बेटा जो कि असल में समंदरों में या डिफरेंट वाटर बॉडीज में नीचे जाते हैं अलोंग विद देयर ऑक्सीजन सिलेंडर्स, राइट। तो उनको स्कूबा डाइवर्स कहते हैं, चाहे वो फन पर्पस के लिए एडवेंचर के लिए जाते हैं या नीचे किसी रिसर्च पर्पस के लिए जाते हैं, तो उनके साथ जो वो पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होता है बेटा, इसमें हीलियम गैस मौजूद जरूर होता है, ठीक है, हीलियम गैस इन O2 सिलेंडर्स, इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स, राइट। तो उनमें हीलियम गैस का रोल जो है, चूंकि हाई प्रेशर पे उसमें हीलियम गैस जो है उसका काफी ज्यादा कंसंट्रेशन रखा जाता है, इसकी डिटेल में अगर मैं जाऊं तो वो कम से कम 10-12 मिनट और खाएगा, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर इतना याद रखिएगा कि स्कूबा डाइविंग जो है या स्कूबा डाइवर्स जो है, दे टेक हीलियम गैस मिक्स्ड विद द ऑक्सीजन गैस इन देयर सिलेंडर्स, ताकि उनका जो अंदर प्रेशर है बेटा वो मेंटेन हो पाए एज फार एज द वाटर प्रेशर इज कंसर्न, क्योंकि वाटर प्रेशर वहां पे बहुत ज्यादा होता है और हमें उसी प्रेशर पे अंदर जो है बेटा गैसेस भी चाहिए होते हैं। वो हाई प्रेशर मैनेज करने के लिए हम उसमें हीलियम भी इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर जाके जब हम बाहर वहां से आ जाते हैं अचानक से, तो बाहर जो ही आते हैं तो जिस तेजी से आपका हीलियम अंदर गया था वो उसी तेजी से बाहर भी आता है, जबकि बाकी गैसेस के लिए ये पॉसिबिलिटी अराइज नहीं होती है। मैं बहुत ही छोटे अरसे में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा पूरी तरह से, सो आई जस्ट कट इट शॉर्ट हियर। तो ये 3 एप्लीकेशंस आपके पास है बेटा हेनरीज लॉ के, जिसके बारे में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद जो है आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये जो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, ये डिस्कशन असल में राउल्ट्स लॉ से शुरू होता है, ठीक है, राउल्ट्स लॉ से। तो मैं इसके बारे में भी आपको हल्का हल्का बताऊं, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने ऑलरेडी जहन में रखा हुआ था कि जब मैं आइडियल सॉल्यूशन टच करूंगा उसके लिए राउल्ट्स लॉ जो है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। राउल्ट्स लॉ ये कहता है बेटा कि अगर आपके पास कोई 2 वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, राइट, यानी कि जिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जा सकते हैं उनको वोलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। एक आपके पास है लिक्विड ए, दूसरा आपके पास है लिक्विड बी। इन दोनों लिक्विड्स को आपने बेटा आपस में मिक्स करके एक सोल्यूशन बना दिया, ठीक है, आपस में मिक्स करके आपने सोल्यूशन बना दिया। इसमें लिक्विड ए के कुछ नंबर ऑफ मोल्स थे Na, इसमें लिक्विड बी के कुछ मोल्स थे दैट वाज Nb। यहां पे ए का भी कुछ मोल फ्रैक्शन था, यहां पे बी का भी कुछ मोल फ्रैक्शन था। अगर मैं इस वेसल को क्लोज्ड कंटेनर कंसीडर करूं तो यहां पे दोनों लिक्विड्स वोलेटाइल होने की वजह से इनकी टेंडेंसी रहती है टू एस्केप इनटू द वेपर फेज, और वेपर फेज में लिक्विड ए के भी मॉलिक्यूल्स आएंगे और वेपर फेज में लिक्विड बी के भी मॉलिक्यूल्स आएंगे। अकॉर्डिंगली यहां पे ए का भी अपना कुछ वेपर प्रेशर डेवलप होगा जिसको मैं PA कहूंगा, यहां पर बी का भी अपना कुछ वेपर प्रेशर डेवलप होगा जिसको मैं PB कहूंगा। राउल्ट्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन फेज। जितना ए का मोल फ्रैक्शन वहां पे ज्यादा होगा उतना उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, मगर ए का मोल फ्रैक्शन तभी ज्यादा होगा जब उसके मोल सॉल्यूशन में ज्यादा है। जब उसके मोल सॉल्यूशन में ज्यादा है उसके ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे भी आएंगे, उसके ज्यादा पार्टिकल्स वेपर फेज में भी जाएंगे, उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा।
और इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो होगा बेटा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहां पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करते हैं इक्वालिटी से, वी इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट, लेट दैट कांस्टेंट बी कॉल्ड एज पी नॉट ए हेयर इनटू वी हैव काई ए। और यहां पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करेंगे इक्वालिटी से, वी इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट हियर बेटा दैट्स पी नॉट बी, देन वी हैव इनटू काई बी। तो ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ। अगर फॉर एग्जांपल राउल्ट्स लॉ ही आपको आता है, ठीक है, डिफाइन राउल्ट्स लॉ ऑफ लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशंस, तो आप कहेंगे बेटा व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड टुगेदर, व्हेन टू वोलेटाइल लिक्विड्स आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म ए लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन फेज। फिर जाके ये आपके पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। फिर जाके आपके पास बेटा ये दो इक्वेशंस आ जाएंगे, ठीक है। नीचे इसमें मेंशन करना है कि पी नॉट ए जो आपने कांस्टेंट कहा या पी नॉट बी जो आपने कांस्टेंट कहा, ये क्या है? ये असल में है वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन द प्योर स्टेट। जब आपके पास ए और बी बेटा अपने प्योर स्टेट में हुआ करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिक्सचर में नहीं हुआ करते, तब जाके उनके अपने अलग अलग वेपर प्रेशर्स क्या थे, उसको आपने पी नॉट ए पी नॉट बी कहा। ये जो पी ए और पी बी आपके पास है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन द सॉल्यूशन फेज। यानी कि जब आपने ए और बी को मिक्सचर में लिया तो इस मिक्सचर में इनका अपना अपना वेपर प्रेशर क्या है बेटा, दैट्स पी ए एंड पी बी। काई ए जो है बेटा दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए in the solution phase, and chi b जो आपके पास होगा that will be mole fraction of b in the solution phase, right? ये आपके पास है हेनरीज लॉ। हमारा मेन डिस्कशन जो हेनरीज लॉ नहीं है, हमारा मेन डिस्कशन है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। जो भी कोई सॉल्यूशन इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, यानी कि उसका पार्शियल प्रेशर जो है दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, यानी कि जिस भी सॉल्यूशन में वह पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट सिर्फ उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बेटा कहते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन में कोई भी कंपोनेंट इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता, यानी कि उसका पार्शियल प्रेशर सिर्फ उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड नहीं करता, तब जाके याद रखना बेटा ऐसे सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते और ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, राइट। सो अब जाके जब हम आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो आइडियल सॉल्यूशंस हमारे पास होते क्या है, और इन्हीं आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में आपको बेटा बात करनी पड़ेगी, राइट। आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में सबसे पहले जो है बेटा इसकी डेफिनेशन आएगी। सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं बेटा उनको आप आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं, और राउल्ट्स लॉ फॉलो करने का मतलब ये है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी, ठीक है बेटा मेरा। और अगर हम टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन की बात करें विच वाज पार्टली ड्यू टू ए एंड बी, राइट, दैट टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू, चूंकि पी ए था पी नॉट ए काई ए, पी बी था पी नॉट बी काई बी, ठीक है। इस तरह से बेटा आप टोटल प्रेशर जो है वो इसके बराबर मानते हैं एज फार एज द आइडियल सॉल्यूशंस आर कंसर्न्ड, फाइन। सो दिस वाज समथिंग अबाउट राउल्ट्स आइडियल सॉल्यूशन। बाय डेफिनेशन होता क्या है, द सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ, दैट मींस PA is equal to P naught A chi A, PB is this much and P total is this much। इसको आप राउल्ट्स लॉ कहें, इसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे बाय डेफिनेशन। उसके बाद जो है बेटा इन आइडियल सॉल्यूशंस में आपको इन इक्वेशंस पे ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ता है, ठीक है। ग्राफ भी आपको इसका प्लॉट करना पड़ता है और वो ग्राफ्स आपको जहन में है। तो यहां पे आपको पता है कि बेटा इस साइड से हम पार्शियल प्रेशर प्लॉट करते हैं और इस साइड से जो है मोल फ्रैक्शन प्लॉट करते हैं। यहां पे हम मानते थे काई ए इक्वल टू 1, यहां पे मानते थे काई बी इक्वल टू 0, यहां पे मानते थे काई ए इक्वल टू 0 और यहां पे मानते थे काई बी इक्वल टू 1, राइट। सो अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो आपके पास था बेटा उसकी कर्व आपके पास ये थी, क्योंकि यहां पे काई ए वैल्यू था 0 एंड पी ए जो था दैट वाज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू वी हैव काई ए, ठीक है। तो जब आप काई ए लेंगे बेटा 1 तो पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए, सो दिस टर्म विल बी कॉल्ड एज पी नॉट ऑफ ए। लेकिन जब आप काई ए लेंगे 0 तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग इज 0, तो पी ए विल बी इक्वल टू 0, तो आपका ग्राफ ओरिजिन से आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो बी की टर्म है, बी की कर्व है बेटा वो इस तरह की आएगी, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काई बी है 0
जो आपका पी बी था दैट वाज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू वी हैव काई बी। जब आपका काई बी जीरो रहा बेटा तो ये जीरो होने की वजह से वो राइट साइड पूरा जीरो बनेगा, तो पी बी विल बी इक्वल टू जीरो। लेकिन इस पॉइंट पे काई बी विल बी इक्वल टू वन। जब काई बी आपका वन बना तो पी बी का वैल्यू जो होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट बी। और ये वाली कर्व जो है ये आपको देता था बेटा total pressure of the solution which was actually equal to PA plus we have PB। ठीक है, ये ग्राफ जो है आपने आइडियल सॉल्यूशन के लिए साथ साथ बनाना है। जब समझने की बात थी क्लास में आपने समझा हुआ है, लेकिन अभी बस याद रखने की बात है बेटा ये ग्राफ जो है ये भी आपको आइडियल सॉल्यूशन में डेफिनेशन के बाद बनाना पड़ेगा। ये ग्राफ बनाने के बाद जो हमें आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है दैट इज एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपका पेपर जो है वो पूरा टेक्स्ट बुक से आता है। जरा भर भी चीज, ठीक है, एक मतलब 0.01% भी चीज ऐसी नहीं होती है बेटा जो आपको टेक्स्ट बुक से बाहर पूछी जाती है। इसलिए टेक्स्ट बुक को साथ साथ जो है उसको एक बार देख लीजिएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस में सबसे पहली बात, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो फॉलो करते हैं राउल्ट्स लॉ। ठीक है, वो फॉलो करते हैं राउल्ट्स लॉ। नंबर टू, राउल्ट्स लॉ फॉलो तभी किया जाता है जब पार्शियल प्रेशर सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, और जब भी सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो हमारे पास बेटा लिक्विड ए अलग से था उसमें ए इंटरैक्शंस थी, जब लिक्विड बी अलग से था उसमें बी इंटरैक्शंस थी। और राउल्ट्स लॉ ये मानता है कि जब ये दो लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं तो दोनों कंपोनेंट्स अब जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उनमें इंटरैक्शन बन जाती है ए बी इंटरैक्शन। और इन इंटरैक्शन जो ए बी इंटरैक्शन होती है ना ये सेम होती है, जैसे ए थी जैसे बी थी वैसे ए बी इंटरैक्शंस भी होती है। तो ये आपका बेटा फीचर नंबर 2 बनता है। ए बी एंड ए बी इंटरैक्शन जो होती है दे आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड जो होता है बेटा वो बिल्कुल एक जैसा होता है। इनमें से कोई इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर नहीं होती है एक दूसरे के कंपैरिजन में और कोई वीकर नहीं होती है, दे आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तीसरी चीज जो है बेटा इनमें जो डेल्टा वी मिक्सिंग आपके पास होता है दैट्स इक्वल टू 0, राइट। देखिए आपके पास था लिक्विड ए, फॉर एग्जांपल आपने इसका 100 ml लिया, आपके पास था लिक्विड बी, फॉर एग्जांपल आपने इसका 50 ml लिया, राइट। जब दोनों को आपने मिक्स करके आपने ए बी सोल्यूशन बना दिया विच इज अ लिक्विड लिक्विड बाइनरी सोल्यूशन, क्योंकि जैसी इंटरैक्शंस इसमें अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में थी, यहां पे कौन सी इंटरैक्शंस थी ए, जैसी इंटरैक्शंस इसकी अपनी मौजूद थी वो कौन सी थी बी। जब ये आपस में मिक्स हो जाते हैं बेटा तो इनकी इंटरैक्शंस अब बन जाती हैं ए बी। क्योंकि राउल्ट्स लॉ मानता है इंटरैक्शन सेम है, तो इसलिए ना ही मॉलिक्यूल सॉल्यूशन फेज में इंडिविजुअल के कंपैरिजन में ज्यादा नजदीक होंगे ना ही दूर होंगे, जिसकी वजह से जो फाइनल वॉल्यूम आपके पास होगा बेटा दैट विल बी 150 ml। तो आपके पास जो इनिशियल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम वो भी 150 था बेटा, फाइनल वॉल्यूम जो आपके पास है वो भी आपका 150 है, क्योंकि डेल्टा वी छुआसा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, राइट। सो डेल्टा वी छुआसा दिस इज योर वी फाइनल, ठीक है। डेल्टा वी छुआसा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, जब एक भी आपका 150 दूसरा भी आपका 150, डेल्टा वी जो है बेटा दैट विल बी 0 एज फार एज द आइडियल सॉल्यूशंस आर कंसर्न्ड। उसके बाद चौथा फीचर जो इनका रहता है दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। क्योंकि जब आप दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं बेटा, जब इंटरैक्शंस का मैग्नीट्यूड सेम रहा तो वहां पे चूंकि ए और बी इंटरैक्शंस ब्रेक होनी है, इन इंटरैक्शंस को ब्रेक करने के लिए हीट लगती है, और जिस प्रोसेस में हीट खर्च हो जाती है उससे टेम्परेचर घटता है, और उसके बाद जो इंटरैक्शंस बनती हैं दे आर ए बी इंटरैक्शंस। ए बी इंटरैक्शंस की वजह से हीट रिलीज हो जाती है, क्योंकि इंटरैक्शंस का मैग्नीट्यूड सेम है। सो जितनी हीट एब्जॉर्ब यहां पे हुई इन ब्रेकिंग ए एंड बी इंटरैक्शंस, उतनी हीट वापस रिलीज होती है इन मेकिंग ए बी इंटरैक्शन एज वेल, जिसकी वजह से इसकी वजह से जो टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही टेम्परेचर इनकी वजह से घटता था।
जब जितना टेम्परेचर बढ़ा उतना ही घटा, तो टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हीट जो है बेटा उस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। सो डेल्टा एच मिक्सिंग वाज जीरो एंड आई कैन से डेल्टा टी मिक्सिंग जो है, यानी कि यहां पे टेम्परेचर जब आप मिक्स करेंगे दो लिक्विड्स को तो टेम्परेचर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा टी मिक्सिंग विल बी आल्सो इक्वल टू जीरो। उसके बाद जो है आप इसमें बोर्ड पर्सपेक्टिव के हिसाब से एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे कि कौन कौन से सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो कि आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं। याद रखें जिन दो लिक्विड्स का नाम करीबन करीबन सेम होगा, जैसे आपके पास है बेटा क्लोरोबेंजीन प्लस वी हैव ब्रोमोबेंजीन। ये दो लिक्विड जब आप एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे, इनका नाम एक जैसा, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। तो जब भी आपको नाम एक जैसा लगेगा तो याद रखना बेटा उन वो लिक्विड्स जो हैं दे विल बी ऑब्वियसली फॉर्मिंग द आइडियल सॉल्यूशन। लाइकवाइज यू टॉक अबाउट हेक्सेन एंड हेप्टेन, they will form an ideal solution, right? You talk of ethanol and methanol, they will form the ideal solution। नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स थी बेटा जो आइडियल सॉल्यूशंस बना लेते हैं। उसके बाद जो है आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम असल में क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आपके पास है राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, दैट मींस उनका पी ए जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू पी नॉट ए का ए। इसका मतलब ये हुआ पी बी जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। इसका मतलब ये हुआ जो पी टोटल है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस वी हैव पी नॉट बी काई बी, राइट? ये सारी इक्वेशन जो है बेटा ये तब फॉलो नहीं होती है, और जो भी कोई सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता दैट मींस वो इन इक्वेशंस को फॉलो नहीं करता, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं बेटा ये दो तरह के होते हैं। One is non-ideal solution showing positive deviation from Raoult's law and the other is non-ideal solution showing negative deviation from Raoult's law। तो ये दो solutions हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और अक्सर जाके बेटा आपको 5 मार्क का सवाल पूछा जाता है, differentiate between the ideal and non-ideal solutions या differentiate between the solution showing positive deviation and the solution showing negative deviation। तो जब आप ideal और non-ideal का comparison पहले आपस में देखें तो वहां पे मैं आपको इतना बताऊं बेटा, आइडियल और नॉन आइडियल में कंपैरिजन में सबसे पहला पॉइंट आप यहां पे आइडियल में लिखेंगे दे फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशंस एंड टेंपरेचर्स, और नॉन आइडियल में लिखेंगे दे डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। दूसरी चीज आप यहां पे लिखेंगे ए बी बी एंड ए बी इंट्रैक्शंस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, नॉन आइडियल में लिखेंगे ए बी बी एंड ए बी इंट्रैक्शंस आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। इसी तरह से डेल्टा वी मिक्सिंग यहां पे होता है जीरो, वहां पे आप लिखेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग होता है नॉन जीरो। यहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग होता है जीरो, वहां पे आप लिखेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग नॉन जीरो। यहां पे आपने लिखा डेल्टा टी मिक्सिंग जीरो, वहां पे डेल्टा टी मिक्सिंग नॉन जीरो। आई बात समझ में? उसके बाद एग्जाम्पल्स को भी आप कंपैरिजन में डाल सकते हैं। जो भी एग्जाम्पल्स आपने यहां पे देखी बेटा कि ये वाली एग्जाम्पल्स आप फॉर एग्जाम्पल आइडियल में और उसके बाद नॉन आइडियल में जब आप एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो वो आप नॉन आइडियल वाले कॉलम में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास बेटा 6 पॉइंट्स कम से कम बनेंगे फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और इंशाल्लाह इन 5 पॉइंट्स पे आपको आराम से अपने 5 मार्क्स मिल जाएंगे। बट समटाइम्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, explain the solution showing positive deviations from ideal behavior, या what are non-ideal solutions, explain the solution showing negative deviation from ideal behavior, right? तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन वाले होते क्या हैं बेटा, इनके बारे में हम बात करेंगे। मैं इनको साइड बाय साइड साथ साथ लिख रहा हूं। तो यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ,
और यहां पे हम मेंशन करेंगे बेटा सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। इनको हम डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं साथ साथ, इन द मीन टाइम आपको अलग से नोट भी आ जाएगा। फिलहाल डेफिनेशन आपने सीखी, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। फिर इक्वेशंस के बारे में बात हुई। उसके बाद जब पॉजिटिव डिविएशन की बात करें, पॉजिटिव डिविएशन में सबसे पहली बात ये होती है बेटा, यहां पे जो A' इंटरैक्शंस और जो B' इंटरैक्शंस थी, दे आर एक्चुअली मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू A' B इंटरैक्शंस। यानी कि जो पहली इंट्रैक्शंस थी दे आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू जो नई इंट्रैक्शंस बनती हैं, या जो नई इंट्रैक्शंस बनती हैं दे आर वीकर एज कंपेयर टू जो आपके पास बेटा पहले इंट्रैक्शंस थी। और यहां की अगर आप नेगेटिव डिविएशन की बात करेंगे तो यहां पे आपके पास बेटा जो AB इंट्रैक्शंस हैं वही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ AA एज कंपेयर टू दैट ऑफ BB इंट्रैक्शंस। ये आपका बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन में पहला फीचर भी आ गया, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आ गया। अब क्या होगा, क्योंकि यहां पे पहले इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर थी और सॉल्यूशन में इंट्रैक्शंस वीक हैं, जब सॉल्यूशन में इंट्रैक्शंस वीक हुई तो पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी जो है सॉल्यूशन में ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर राउल्ट्स लॉ प्रेडिक्ट करता था यहां पे वो पार्शियल प्रेशर नहीं आएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A जो होगा, या जो पार्शियल प्रेशर ऑफ B होगा बेटा, या जो टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, राइट, दैट विल बी ग्रेटर देन प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। और यहां की अगर आप बात करेंगे बेटा नेगेटिव डिविएशन में, क्योंकि नेगेटिव डिविएशन में AB इंटरैक्शंस आर मोर स्ट्रॉन्गर, यानी कि सॉल्यूशन में इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू देयर इंडिविजुअल फेजेस। जब सॉल्यूशन में इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो सॉल्यूशन से पार्टिकल्स का भागना बहुत मुश्किल होगा, जिसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर राउल्ट्स लॉ प्रेडिक्ट करता था बेस्ड ऑन देयर मोल फ्रैक्शंस, अब जाके बेटा वही पार्शियल प्रेशर जो है ना ही कंपोनेंट्स का आएगा ना ही सॉल्यूशंस का आएगा, इट विल बी लेस देन दैट। सो दैट मींस जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A या पार्शियल प्रेशर ऑफ B या टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा, दैट विल बी लेस देन प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। ये आपके पास बेटा सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक भी इन बोथ द केसेस, ठीक है, तो वो आपके पास यहां पे इनका ग्राफिकल डिस्कशन आ जाएगा, ठीक है। और वो ग्राफिकल डिस्कशन जो है बेटा मैं अगले पेज पे ले रहा हूं। तो ये आपके पास है पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ, ये आपके पास है मेरा बेटा नेगेटिव डिविएशन का ग्राफ। तो यहां पे पार्शियल प्रेशर आप प्लॉट करते हैं अलोंग द वाई एक्सिस और मोल फ्रैक्शन जो है यहां पे आप प्लॉट करते थे बेटा अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते थे कि A की पार्शियल प्रेशर कर्व ये, B की पार्शियल प्रेशर कर्व ये टोटल पार्शियल प्रेशर कर्व आप एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन इस बारी जो आपको बेटा कर्व मिल जाती है वो कर्व जो है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इज मोर देन एक्सपेक्टेड, टोटल प्रेशर इज मोर देन एक्सपेक्टेड, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज मोर देन एक्सपेक्टेड, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज मोर देन एक्सपेक्टेड, तो एक्चुअल कर्व जो है वो इस ये वाली रहेगी। दिस इज योर नॉन आइडियल सॉल्यूशन मगर शोइंग विच डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन, ठीक है बेटा। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव डिविएशन वाले ग्राफ की बात करेंगे, दिस वाज पार्शियल प्रेशर, this is the mole fraction of A equal to 1, this is mole fraction of B equal to 0, this is mole fraction of A equal to 0, this is mole fraction of B equal to 1, this was the partial vapor pressure curve of A, this was the partial vapor pressure curve of B, this was the total vapor pressure curve। लेकिन इस बारी जब नेगेटिव डिविएशन है तो नेगेटिव डिविएशन में क्या होगा बेटा, इंट्रैक्शन सॉल्यूशन में ज्यादा स्ट्रॉन्गर, पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी कम, वेपर प्रेशर प्रेडिक्टेड से कम आएगा, वेपर प्रेशर प्रेडिक्टेड से कम आएगा, वेपर प्रेशर जो है प्रेडिक्टेड से कम आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है जब आपने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A B या टोटल प्रेशर कम है देन प्रेडिक्टेड, तो साथ साथ जो है बेटा आपने ये वाला ग्राफ भी आपका बनाना पड़ेगा इन द नेगेटिव डिविएशन, और ये वाला ग्राफ जो है ये आपको बनाना पड़ेगा इन द पॉजिटिव डिविएशन। तो ये आपके पास जो है बेटा नेगेटिव डिविएशन वाला ग्राफ बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। दैट विल बी माय पॉइंट नंबर 3। डेल्टा वी मिक्सिंग की अगर आप बात करेंगे, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव डिविएशन में याद रखें दैट्स पॉजिटिव, और नेगेटिव डिविएशन में याद रखें दैट विल बी नेगेटिव।
डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव डिविएशन में पॉजिटिव, नेगेटिव डिविएशन में नेगेटिव। नाउ द पॉइंट इज व्हाई, क्योंकि जब आप पॉजिटिव डिविएशन की बात करते हैं तो वहां पे ए बी इंटरेक्शंस वीक हैं। दैट मीन्स सोल्यूशन फेज में पार्टिकल्स विल बी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर देन इन द प्योर स्टेट। जब प्योर स्टेट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, दैट मींस सॉल्यूशन विल बी ऑक्यूपाइंग ग्रेटर वॉल्यूम एज कंपेयर टू द टू लिक्विड्स टुगेदर। तो जब सॉल्यूशन ग्रेटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, दैट मींस वी फाइनल विल बी ग्रेटर देन वी इनिशियल, जिसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जबकि यहां पे बिल्कुल उसका उल्टा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा दैट विल बी नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करेंगे, दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे बाद वाली इंटरेक्शंस वीक हैं और पहली वाली इंटरेक्शन जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की थी वो स्ट्रांग है। तो उन इंटरेक्शंस को ब्रेक करने के लिए आपको यहीं से हीट देनी पड़ेगी ज्यादा, जबकि वहां पे जो इंटरेक्शंस बन रही है वो वीक बन रही है, आपको उतनी वहां से हीट नहीं मिलेगी। जब यहां से ज्यादा देनी पड़ी, वहां से कम ही निकली, ओवरऑल आपने नेट जो है बेटा सिस्टम को हीट सप्लाई की है। जब भी किसी प्रोसेस में नेट हीट एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसी प्रोसेस को एंडोथर्मिक कहते हैं। सो डेल्टा एच आपका आएगा पॉजिटिव, जबकि यहां पे आपका डेल्टा एच मिक्सिंग जो है दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। उसके बाद आपके पास पांचवा, यहां पे जो आपके पास डेल्टा टी मिक्सिंग होता है दैट इज नेगेटिव, उल्टा, और यहां पे जो आपका डेल्टा टी मिक्सिंग होता है बेटा दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव, राइट। नाउ द पॉइंट इज हाउ, क्योंकि यहां पे आपने अभी 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 सुना, अभी समझा कि यहां पे पहली इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होती है, उनको ब्रेक करने के लिए बेटा हीट खर्च करना पड़ता है। जब पहली इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर थी, उनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट खर्च करना पड़ा। जिस प्रोसेस में हीट खर्च होता है तो वहां पे हमेशा टेम्परेचर कम। बात समझ आ रही बेटा? तो यहां पे फाइनल टेम्परेचर जो आपके पास आएगा वो कम आएगा एज कंपेयर टू इनिशियल टेम्परेचर। जब टी फाइनल टी इनिशियल से कम हुआ तो डेल्टा टी फाइनल विल बी लेस देन टी इनिशियल, तो डेल्टा टी जो होगा बेटा वो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। लेकिन यहां पे नेगेटिव डिविएशन में क्या है, जो फाइनल इंट्रैक्शन है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर, और चूंकि उस इंट्रैक्शन से हीट रिलीज होती है और हीट रिलीज होने से टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ता है, तो यहां पे आपका टी फाइनल जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टी इनिशियल, जिसकी वजह से डेल्टा टी मिक्सिंग जो है दैट विल बी पॉजिटिव है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वाले सॉल्यूशंस जो है दे बिकम हॉट और ये वाले सॉल्यूशंस जो हैं दे बिकम कोल्ड। जब वहां पे फाइनल टेम्परेचर कम हुआ सॉल्यूशन विल बिकम कोल्ड, जब यहां पे फाइनल टेम्परेचर ज्यादा हुआ सॉल्यूशन विल बिकम हॉट, राइट। ये आपके पास बेटा पांचवा पॉइंट ऑफ डिफरेंस था। उसके बाद छठा पॉइंट जो है वो आप एग्जाम्पल्स में लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आप जो है एक चीज आप याद रखोगे कि अगर आपको सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन वाले देखने हैं तो वो कॉम्बिनेशन देखिए जिसमें अल्कोहल्स मौजूद हैं। कोई भी ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें अल्कोहल मौजूद है, जैसे आपके पास क्लोरोफॉर्म हो गया और आपके पास इथेनॉल हो गया, ठीक है। आपके पास वाटर हो गया, आपके पास इथेनॉल हो गया, ठीक है। आपके पास मिथेनॉल हो गया CH3OH, आपके पास मान के चलिए जो है, चलिए यही क्लोरोफॉर्म हो गया CHCl3, ठीक है। तो ये सारे जो है पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं जहां पर भी अल्कोहल इन्वॉल्व होगा। लेकिन जहां पर भी आपका एसिड इन्वॉल्व होता है, एसिड, राइट, तो वो वाले सॉल्यूशन मिक्सचर्स जो है वो नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं। जैसे आप नाइट्रिक एसिड और वाटर की बात करेंगे, ये आपका नेगेटिव डिविएशन वाला सॉल्यूशन होगा। आप HCl और वाटर की बात करेंगे, नेगेटिव डिविएशन वाला होगा। आप फॉर्मिक एसिड HCHO और HCl की बात करेंगे, दोनों एसिड्स हैं, तो ये जो आपके पास है बेटा नेगेटिव डिविएशन दिखाएंगे। तो जहां पर भी एसिड्स इन्वॉल्व हैं दे शो नेगेटिव डिविएशन, और जहां पे अल्कोहल्स आपके इन्वॉल्व है दे शो पॉजिटिव डिविएशंस, राइट। लेकिन अगर किसी कॉम्बिनेशन में अल्कोहल और एसिड दो इन्वॉल्व है, जैसे HNO3 एंड CH2H5OH, तो वहां पे एसिड डिसाइड करता है कि डिविएशन जो है दैट हैज टू बी नेगेटिव, राइट। That's all about the ideal and non-ideal solutions, इनके फीचर्स, इनको किन 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 पॉइंट्स पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेटा। बाकी जो इससे एक्स्ट्रा आपने क्लास में पढ़ा हुआ है वो चीज यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जामिनेशन में इतना आइडियल नॉन आइडियल एंड रोल्स लॉ में काफी है। उसके बाद जो है बेटा विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है।
अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद जो है हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। वंस वी टॉक अबाउट दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक चीज आप जहन में रखेंगे बेटा कि दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। यानी कि जब आपके पास कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है, जैसे वाटर आपके पास हो गया, इथेनॉल आपके पास हो गया, बेंजीन आपके पास हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, तो जब भी आपके पास कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी कि सॉलिड सोल्यूट मौजूद होगा, तो ऐसे सॉल्यूशंस के साथ एक प्रॉपर्टी जुड़ी होती है या सेट ऑफ प्रॉपर्टीज जुड़ी होती हैं जिनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, उनको समझने के लिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए एक वोलेटाइल लिक्विड है, जिस वोलेटाइल लिक्विड का अपना पार्शियल प्रेशर है Pa, जो कि प्योर फॉर्म में है, मैं इसको कहूंगा P0A। जब हम इस प्योर लिक्विड में कोई सॉलिड सोल्यूट ऐड करते हैं, कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से सोल्यूट थ्रू आउट द सोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये सोल्यूट जो है ये सरफेस पे भी अपने आप को जाहिर सी बात है एकोमोडेट करेगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जिस सरफेस पे पहले प्योर सॉल्वेंट में सिर्फ वोलेटाइल पार्टिकल्स हुआ करते थे विच हैड द टेंडेंसी टू एस्केप इनटू द वेपर फेज, वहीं पे उस मिक्सचर में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आने के बाद अब सरफेस पे कहीं कहीं पे वोलेटाइल पार्टिकल्स भी हैं, कहीं पे नॉन वोलेटाइल भी है। सो दैट मीन्स नाउ एंटायर सरफेस जो उस लिक्विड की है, इट डज नॉट कंटेन द वोलेटाइल पार्टिकल्स ओनली, बट कहीं कहीं पे जो है वोलेटाइल पार्टिकल्स को रिप्लेस किया है बाय नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स ने। उसका असर क्या होगा, इससे फर्क यह पड़ेगा बेटा कि इससे पहले जितने पार्टिकल्स वेपर फेज में जाते थे, अब जाके वेपर फेज में उससे कम पार्टिकल जाएंगे और जो भी वहां पे अब वेपर प्रेशर डेवलप होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट नहीं बल्कि उसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहा जाएगा, जिसको PS लिखा जाता है। और याद रखें, ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहां पे होगा, ये कितना ज्यादा होगा या कम, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जितना सॉल्वेंट वहां पे ज्यादा होगा यानी कि सोल्यूट कम, उतना वहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जितना वहां पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम यानी कि सोल्यूट ज्यादा, उतना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है बेटा वो कम हुआ करता है। इज दैट पार्ट क्लियर? सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ज्यादा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कम आ जाएगा। तो हमने यहां पे सिर्फ एक चीज सीखा, addition of non-volatile solute causes lowering in vapor pressure. Addition of non-volatile solute causes lowering in vapor pressure. हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो वेपर प्रेशर पे डिपेंड करती है। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर पे फर्क पड़ा, तो उन सारी प्रॉपर्टीज पे भी फर्क पड़ता है बेटा जो वेपर प्रेशर पे डिपेंड किया करती थी, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं अब कि हमने कितना वहां पे नंबर ऑफ मोल्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड किए, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप ज्यादा ऐड करेंगे उतना वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, उतना उन प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। वो सारी प्रॉपर्टीज जिनका वैल्यू डिपेंड करता है अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडेड एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सोल्यूट। मतलब आप कौन सा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, क्या उसका साइज ज्यादा बड़ा है या छोटा है, डजंट मैटर। क्या उस वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो आपके पास है बेटा, क्या उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है या कम है, डजंट मैटर। वो सारी प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिनका वैल्यू डिपेंड करता है सिर्फ अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडेड एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सोल्यूट, इन सारी प्रॉपर्टीज को बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन आपको पूछी जाती है, तो हाउ विल यू डिफाइन देम, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, सो यू विल डिफाइन देम, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, properties of solutions containing non-volatile solute, containing non-volatile solute, ठीक है, which depend upon किस पे, number of moles of non-volatile solute added and are independent of the nature of the solute। आपने कौन सा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, डजंट मैटर,
लेकिन आपने कितने मोल्स ऐड किए, दैट मैटर्स। तो तब जाके प्रॉपर्टीज को बेटा क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैट वाज वन। सेकेंड थिंग इज दैट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं, दे आर 4 इन नंबर, राइट। ये कुल मिला के 4 है। इनमें से सबसे पहली जो है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, मैं इसका एब्रिविएशन लिखूंगा, रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure. Number 2, that is elevation in boiling point, right? Elevation in boiling point. And number 3, that is depression in freezing point. And number 4, that is osmotic pressure. ये 4 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं बेटा जिनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है और जिनका वैल्यू जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पे डिपेंड करता है, लेकिन नेचर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। इन सारी प्रॉपर्टीज को हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम दिया। अब इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो है हम बात करेंगे अबाउट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 5 मार्क का सवाल, RLVP, डिस्कस या एक्सप्लेन RLVP एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक। और दूसरा तीसरा सेगमेंट जो इनके साथ होता है वो ये, हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक कॉमन एप्लीकेशन है कि इनको यूज करके वी कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और आपको ये पूछा जाएगा बेटा, कोई न्यूमेरिकल छोटी सी होगी, उसमें आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट निकालना पड़ता है। एंड इन द मीन टाइम आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन का हिस्सा होगा, हाउ इज दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो वो इक्वेशन जो है आपको डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट टेक इट, RLVP होता क्या है। तो आई कैन से अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पहले मैं एक स्टेप पीछे जाऊं, मैं आपको इतना बताऊं बेटा कि ये जो हमने ये वाली इक्वेशन लिखी, इसको हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ ऑफ सॉल्यूशंस। इससे पहले हमने कौन सा लिया था, ऑफ लिक्विड, लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशंस। ये वो नहीं है, ये डिफरेंट है। इट्स राउल्ट्स लॉ ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। वहां पे दोनों वोलेटाइल थे, PA PB दोनों वोलेटाइल थे, यहां पे सिर्फ A वोलेटाइल हुआ करता है। तो मैं यहीं से शुरू करूंगा बेटा, अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अगर आप इस सोल्यूशन की बेटा बात करेंगे तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होता है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करते हैं इक्वालिटी से, वी इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट, वी कॉल दैट कांस्टेंट एज P नॉट ऑफ A इनटू वी हैव chi A, और ये कांस्टेंट ऑलरेडी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। उसके बाद आपको ये भी पता है बेटा, इफ आई कीप इट एज सच एज P नॉट A इनटू chi A चुना सा बराबर 1 माइनस chi B, जो हमने मोल फ्रैक्शन में ऑलरेडी देखा, राइट। तो यहां पे इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो PS आपके पास आएगा P नॉट A इंटू 1 मीन्स P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू chi B जो है वो आपके पास आएगा P नॉट A इंटू वी हैव chi B, ठीक है। ये माइनस वाली टर्म यहां पे शिफ्ट करके प्लस बन जाएगा, सो आपके पास आएगा बेटा P नॉट A chi B हैज टू बी इक्वल टू, ये आपके पास बचेगा P नॉट A माइनस वी हैव PS, ठीक है, P नॉट A माइनस वी हैव PS। ये P नॉट A जो है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि बिफोर द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एंड दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से पहले ये प्रेशर था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद अब इतना प्रेशर बचा है। इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज P नॉट A माइनस PS, इसको लिखते हैं बेटा डेल्टा P, और इसको चेंज इन वेपर प्रेशर नहीं, इसको हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, पहले आपके पास था P नॉट A, बाद में सोल्यूट ऐड करने के बाद आपके पास है PS, बचा है PS, राइट। दोनों का डिफरेंस आपको बताता है कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, उसको हम बेटा लिखते हैं डेल्टा P, एंड दैट्स कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर इस टर्म को बेटा हम डेल्टा P लिखें तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, इट विल बी P नॉट A
into we have chi b is equal to ये आपके पास आएगा डेल्टा p, राइट बेटा। सो अगर मैं ये chi b इधर रखूं, डेल्टा p नीचे जाएगा, सॉरी chi p नॉट a नीचे जाएगा, ये बनेगा डेल्टा p डिवाइडेड बाई p नॉट a। मैंने इसको इधर ही रखा, p नॉट a यहां पे लाया, ठीक है। क्या बना? डेल्टा p डिवाइड बाई p नॉट a, और हमारे पास बचा chi b। ये वाली इक्वेशन जो है बेटा, इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बट जब आप किसी चीज को डिवाइड करते हैं, दैट मींस आप उसको उसके साथ रिलेट करते हैं। आप रिलेट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को किसके साथ रिलेट करते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के साथ। इस रेशियो को बेटा कहते हैं डेल्टा पी बाई पी नॉट ए। इस रेशियो को हम कहते हैं बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फाइन। चूंकि ये जो डेल्टा पी बाई पी नॉट ए है, इट्स इक्वल टू काई बी ओनली, मगर काई बी किस पे डिपेंड करेगा? एन बी पे, जाहिर सी बात है। सो दैट मींस डेल्टा पी बाई पी नॉट ए जो है, इट डिपेंड्स अपॉन एन बी। जिस भी प्रॉपर्टी का वैल्यू डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पे, ऐसी प्रॉपर्टीज को बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहां तक डिराइव करने के बाद ये रिलेशन निकाल दें और यहां पे आप नीचे लिख दें सिंस डेल्टा पी बाई पी नॉट ए डिपेंड्स अपॉन एन बी, दस RLVP इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपने सॉल्व करना है, वो ये डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? अब देखिए, आई कैन से from the equation of relative lowering in vapor pressure, वो equation क्या है? डेल्टा P divided by P naught A is equal to chi B, ठीक है। चूंकि जो chi B होता है, it is equal to NB divided by N total, और बाइनरी सॉल्यूशन में टोटल मोल्स होते हैं Na plus NB। और अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, दे आर एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस। और अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करें, डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको कहा जाता है बेटा जिसमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स काफी कम होते हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जब यहां पे डिनोमिनेटर में NB काफी कम रहा एज कंपेयर टू Na, आपको पता है कि अगर दो टर्म्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो, दो में से एक टर्म काफी कम हो, दूसरी टर्म काफी ज्यादा हो, तो छोटी वाली टर्म को बिल्कुल नेग्लेक्ट करके उसको खत्म किया जा सकता है। सो NB डिनोमिनेटर में खत्म होगा, आपके पास सिर्फ बचेगा बेटा chi B। सो आई कैन से देयरफॉर chi B विल बी ओनली इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय Na। अब जब मैंने इसको NB बाई Na लिखा, तो मेरे पास बचेगा बेटा डेल्टा P बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाई Na, बिकॉज chi B था वो तो NB बाई Na बचा। अब NB जो है इसमें आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट होगा, बिकॉज NB जो बराबर संकत WB डिवाइडेड बाई MB होल डिवाइडेड बाई Na, तो Na आपके पास आएगा बेटा WA डिवाइड बाई MA, वो आपके पास ऊपर बनेगा MA डिवाइडेड बाई WA। अब जाके मुझे इक्वेशन निकालनी है MB की। सो MB की इक्वेशन ये बनेगी बेटा, MB जाएगा यहां, P नॉट A जाएगा ऊपर, इको WB इंटू वी हैव MA इंटू वी हैव P नॉट A डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास आएगा डेल्टा P इंटू वी हैव WA। और ये जो फाइनल इक्वेशन आपने निकाली, इसमें आपको बेटा सारी टर्म्स के माने लिखने हैं, कौन सी टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ये WB जो है इट इज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, ये जो MA है इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये जो P नॉट A है दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर फॉर्म। डेल्टा P जो आपके पास है इट्स लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड रिमेंबर दिस डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट A माइनस वी हैव PS। उसके बाद WA जो है बेटा इट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, राइट। तो ये पूरी इक्वेशन आप जहन में रखिए और इसको बिल्कुल इसी तरह से बेटा आपको लिखना है एग्जामिनेशन में। इन द मीन टाइम आपको इस पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ये सारी टर्म्स आपको दी जाएंगी, आपको जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट निकालना पड़ सकता है। सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन नाउ, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल डेल्टा TB। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
डेल्टा टी बी। ओके, अगर हम डेल्टा टी बी की बात करेंगे बेटा, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट, एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें जब आपको चीजें पूछी जाती हैं, सबसे पहले आपको पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होता क्या है। ठीक है, याद रखें, बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहा जाता है जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड जो है दैट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 1 atm। क्योंकि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm। जिस भी टेम्परेचर पे एक लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा, उस टेम्परेचर को बेटा उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अब क्या हुआ, मान लेते हैं मैं एक लिक्विड का वेपर प्रेशर प्लॉट कर रहा हूं एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सो अगर हम लो टेम्परेचर रखते हैं, लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है और उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी इनटू द वेपर फेज वो भी कम होती है। जब कम मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले जाएंगे तो लोअर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर भी कम होगा। For example, this is the vapor pressure of 0.2 atm, this is the vapor pressure of 0.4 atm, this is the vapor pressure of 0.6 atm, this is the vapor pressure of 0.8 atm. For example, this is the vapor pressure of 1 atm, जिसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर मैं इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, और एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है दैट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, उस टेम्परेचर को बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। मैं इसको लिखूंगा T0B। अब इसी बॉइलिंग पॉइंट पे अगर मैंने इस लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कॉजेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा। तो ये वाली कर्व जो थी, दिस वाज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, मैं इसको लिखूंगा P0A। लेकिन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद इसके बॉइलिंग पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर अब 1 atm नहीं रहा, ये फॉर एग्जांपल 0.7 के आसपास रहा। अब यही वाला टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। अगर मैंने सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करना है, मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर करना पड़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ाने का तरीका एक ही है, दैट्स टेम्परेचर बढ़ाएं। तो यहां से मैंने आगे सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, और एक टेम्परेचर फिर से मेरे पास ऐसा आया जिस टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फिर से 1 atm बन गया। तो ये वाला टेम्परेचर जो है बेटा, इसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन कहेंगे, उसको लिखा जाता है TB। T0B प्योर सॉल्वेंट का, और TB जो है दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। So what has addition of non-volatile solute done is that it has caused the boiling point to increase, और इस increase in boiling point को बेटा कहते हैं elevation in boiling point। और second चीज जो आपको बेटा आपके इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, what is boiling point of liquid, define elevation in boiling point। इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आप मेंशन करेंगे जब किसी लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और इसका वेपर प्रेशर फिर से 1 atm के बराबर करने के लिए, ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन हो जाए, हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। और वो जो इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ ताकि नया बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन हो जाए, उसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और उस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बेटा आप डेल्टा TB लिखते हैं, विच इज इक्वल टू हायर बॉइलिंग पॉइंट माइनस लोअर बॉइलिंग पॉइंट, और लोअर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपके पास है T0B। इज दैट क्लियर बेटा? लोअर बॉइलिंग पॉइंट आपके पास है T0B, हायर बॉइलिंग पॉइंट आपके पास सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था, दैट वाज TB। फाइन। तो जब आपने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को बेटा डिफाइन कर दिया, उसके बाद तीसरी चीज आपको पूछी जाती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि डेल्टा TB एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसके लिए याद रखें कि हमारे पास एक इक्वेशन है, उसको क्लैपरॉन क्लासियस इक्वेशन कहते हैं, और क्लैपरॉन क्लासियस इक्वेशन के हिसाब से डेल्टा TB जो है it's directly proportional to molality of the solution। और यहां पे अगर हम डेल्टा TB में प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करेंगे इक्वालिटी से, वी इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट, उसको लिखते हैं KB इनटू वी हैव मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन।
तो ये वाली इक्वेशन में चूंकि डेल्टा टी भी डिपेंड करता है मोलैलिटी पे, और मोलैलिटी अगर आपको याद हो, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो जहां पे मोलैलिटी ज्यादा होगी तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट ज्यादा होंगे। तो जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ज्यादा है बेटा, वहां पे मोलैलिटी ज्यादा है, लेकिन जहां पे मोलैलिटी ज्यादा है वहां पे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। सो दैट मींस एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद यहां पे एक और चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये जो के बी आपने यहां पे लिया, इस के बी को बेटा कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको कहते हैं बेटा इलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इलियोस्कोपिक कांस्टेंट, फाइन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और जहां तक इस के बी की बात है, इसकी डेफिनेशन और इसके यूनिट्स आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके यूनिट्स क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो मोलैलिटी नीचे आएगा, तो के बी डिफाइन होगा एज डेल्टा टी बी divided by m. So delta TB divided by m means it represents elevation in boiling point per molal solution. के बी को आप डिफाइन करेंगे बेटा एज डेल्टा टीबी डिवाइड बाय एम। डेल्टा टीबी बाय एम कैसे पढ़ोगे, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पर मोलल सॉल्यूशन। उसके बाद यूनिट्स की बात करेंगे, जब आपको के बी के यूनिट्स निकालने हैं तो उसकी इक्वेशन से आपको इसके यूनिट्स मिल जाएंगे। डेल्टा टीबी के यूनिट्स होते हैं टेम्परेचर के, दैट्स केल्विन। मोलैलिटी के यूनिट्स आपको पता है बेटा, दैट इज मोल्स पर किलोग्राम, लेकिन ऊपर आपके पास यही आएगा केल्विन। केल्विन तो है ही, किलोग्राम माइनस था ऊपर आके प्लस बनेगा, मोल नीचे माइनस था ऊपर आके इनवर्स बनेगा, तो ये बनेगा यूनिट केल्विन किलोग्राम पर मोल। और आपको पता है कि इस यूनिट को एक और नाम भी कहते थे, दैट वाज मोलल, लेकिन जब यही यूनिट ऊपर आएगा इसको हम कहेंगे बेटा केल्विन पर मोलल। ठीक है, ये आपके पास केबी के यूनिट्स आते हैं। उसके बाद जो लास्ट सेगमेंट इसका है कि इसको यूज करके कैसे निकालेंगे बेटा मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। So determination of molecular mass of non-volatile solute। जो आपके पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स है, मैंने आपसे कहा हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कॉमन एप्लीकेशन है दैट दे कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो इसका जो आपके पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को यूज करके एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे उसका मोलिकुलर मास निकालेंगे, तो आई कैन अगेन स्टार्ट द सेम वे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ डेल्टा टी बी। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, दैट वाज बेटा KB into we have M, राइट। मगर हम जानते हैं मोलैलिटी जो आसान बराबर WB डिवाइडेड बाय MB into we have 1000 डिवाइड बाय WA। इसको हमने डिराइव भी कर दिया था, तो यही वाली इक्वेशन यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर डेल्टा TB शुड बी इक्वल टू KB into we have मोलैलिटी के बदले में आई कैन राइट WB डिवाइडेड बाय MB into we have 1000 डिवाइड बाय WA। ये MB हमारे पास ऊपर जाएगा बेटा, सो मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट MB शुड बी इक्वल टू, ये आपके पास KB रहेगा into we have WB into we have 1000 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास है बेटा डेल्टा TB into we have WA। ये आपके पास बेटा इसकी फाइनल इक्वेशन रहेगी। एंड अगेन रिमेंबर, जब ये इक्वेशन आप लिखोगे, इसमें नीचे जो भी सारी टर्म्स हैं बेटा, इन सारी टर्म्स का माने लिखना ना भूलें, वो आपका सवाल इनकम्प्लीट कंसिडर किया जाएगा। जो भी सारी टर्म्स इसमें आई, इन सारी टर्म्स के माने प्लीज लिख दीजिएगा, कौन सी टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। फाइन, सो दिस वाज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड फाइनली इसको यूज करके वैसे ही मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट निकालने पे एक हल्की सी प्रॉब्लम पूछी जाती है जो कि सिंपल सब्स्टिट्यूशन टाइप होगी बेटा, आराम से उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। जहां तक तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात है, दैट्स डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, वो बिल्कुल इसका रेप्लिका है। उसमें फ्रीजिंग पॉइंट पहले डिफाइन करोगे आप, फिर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, फिर डिटरमिन डेल्टा TF एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेम मैथमेटिक्स इन्वॉल्व, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, सेम मैथमेटिक्स इन्वॉल्व उसमें। और ये वाली प्रॉपर्टी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वहां पे बस बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन हो रहा था, वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट आपने डिफाइन करना है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल इसी पर्टिकुलर जो है तरीके पे लेंगे।
जहां तक ऑस्मोटिक प्रेशर की बात है उसमें मैं आपको गाइड करूं इतना जरूर कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे लगता है उसके चांसेस इस बार कम है, लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आता है एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें आप लिखेंगे सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर की पहले डेफिनेशन, ऑस्मोसिस नहीं। अगर ऑस्मोसिस क्वेश्चन मेंशन करता है डिफाइन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तब जाके ऑस्मोसिस की भी डेफिनेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर की भी डेफिनेशन। फिर उसके बाद सीधा आप आएंगे बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फाइन, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जब आप बात करेंगे तो आपको पता है कि बॉयल वॉन्ट ऑफ लॉ के हिसाब से ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, चार्ल्स वॉन्ट ऑफ लॉ के हिसाब से ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। दोनों को कंबाइन करके बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन आएगी पाई इज इक्वल टू CRT, मामला खत्म। उसके बाद इसका तीसरा सेगमेंट आएगा बेटा, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करके मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैसे निकाला जा सकता है। वो बिल्कुल आप उतना ही करेंगे जो आपके पास फाइनल इक्वेशन जो है क्लास में आ चुकी है, उससे ज्यादा जो है इसमें जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, उसमें डेफिनेशन प्लीज एक याद करिएगा, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस प्लीज याद करिएगा। इससे बाहर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर पे अपना वक्त बर्बाद ना करें, ठीक है। सो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ डिटेल में रखी हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बेटा थॉरोली आप खुद उसको देख लेंगे, उसमें उतना कोई बड़ा मसला नहीं है। दैट्स डैम इजी, क्वाइट इजी फॉर यू, यू कैन जस्ट डू इट योरसेल्फ। अब जाके हमारे पास जो लास्ट वाला सेगमेंट इसका बचा है, दैट इज एक्चुअली द वॉन्ट ऑफ फैक्टर। आई विल से it's actually abnormal molecular masses and want of factor. Abnormal molecular masses and want of factor, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। व्हाटएवर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हैव बीन एडेड, वो डिसाइड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है। मगर अगर आप NB बाई डेफिनेशन की बात करेंगे, दैट इज WB डिवाइडेड बाई MB, यानी कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। सो अगर नंबर ऑफ मोल्स की मॉलिक्यूलर मास के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, दैट मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मॉलिक्यूलर मास के साथ इनवर्स रिलेशनशिप जरूर होती है। बाज दफा ऐसा होता है कि जितने मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने सोल्यूट के सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दिए, तो वहां पे सोल्यूट के साथ या तो एसोसिएशन होता है जिसमें 3 3 4 4 5 5 10 10 सोल्यूट के पार्टिकल्स कंबाइन होकर एक सोल्यूट पार्टिकल बना लेते हैं, या तो फिर सोल्यूट का डिसोसिएशन होता है जिसमें एक एक सोल्यूट पार्टिकल 2 2 3 3 4 4 5 5 पार्टिकल्स प्रोड्यूस करने लगता है। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अवेलेबल इन द सोल्यूशन, नॉट कि आपने कितने डिसॉल्व कर दिए। तो सोल्यूट के एसोसिएशन या डिसोसिएशन की वजह से जो सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो चेंज हो जाते हैं। तो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू हम एक्सपेक्ट करते थे फॉर द नंबर ऑफ मोल्स वी हैव डिसॉल्व्ड, सोल्यूशन में वही नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल ना रहने की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू जो ऑब्जर्व होता है वो डिफरेंट होता है। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू हमने अलग ऑब्टेन कर दिया, फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वेशन है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू वी हैव WB डिवाइडेड बाई MB इंटू वी हैव 1000 डिवाइडेड बाई WA, राइट। सो जो मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू वहां पे ऑब्जर्व किया, अगर मैं वही वैल्यू यहां पे यूज करके मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो मेरा मॉलिक्यूलर मास जो है बेटा वो बिल्कुल डिफरेंट आता है और बिल्कुल एक्सपेक्टेड से अलग आता है। इस तरह से मॉलिक्यूलर मासेस में एबनॉर्मैलिटी आती है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो वाहिद मकसद था कि इनको यूज करके हम कैलकुलेट करते थे मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वो मकसद खत्म हो गया। क्योंकि जो इक्वेशंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हैं अब ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस देने लगे। हम तो इनको इसी वजह से पढ़ते थे ताकि हमें मॉलिक्यूलर मास निकाल के दे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का,
लेकिन अब अगर यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू कुछ उल्टा आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू कुछ और आ रहा है, तो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कोई अहमियत नहीं रही, दे आर ऑफ नो इंपॉर्टेंस नाउ. नाउ व्हाट टू डू? Is it like that we shall just throw away the concept, or we shall just go for the partial modification? Obviously the second way out is better one. We need to modify the equations, right? और हमें इन equations को modify करने के लिए बेटा एक concept लगाना पड़ता है जिसको हम one-half factor कहते हैं. ठीक है, अब ये one-half factor क्या है उसको आप देख लीजिएगा. ये जो one-half factor है उसको I से बेटा represent किया जाता है, और इसको define किया जाता है as the ratio of observed value of colligative property to that of the expected value of colligative property, या जिसको theoretical value भी कहा जाता है. अब मसला ये है सर, observed और expected value colligative properties के होते क्या है? जो colligative property का value आप expect करते थे for the number of moles of solute you have dissolved, उसको हम कहते हैं expected या theoretical value of colligative property. लेकिन जितने मोल्स आपने सोल्यूट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिए, वहां पे सोल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ. उस एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद जितने भी मोल्स ऑफ पार्टिकल्स अब सॉल्यूशन में मौजूद हैं, उनके हिसाब से, उन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू एक्चुअली रिकॉर्ड होता है, एक्सपेरिमेंटली रिकॉर्ड होता है, उसको हम बेटा ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का. और वन-हाफ फैक्टर को डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ द थ्योरेटिकल वैल्यू. बट इन द मीन टाइम इसकी एक और डेफिनेशन भी है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, सो आई विल से इट इज equal to the ratio of observed number of moles to that of the expected या theoretical moles. I hope you understand now. Observed moles वो होते हैं जो solution में मौजूद हैं after association और dissociation, और expected moles वो हैं जो कि हमने यहाँ से solute के dissolve किए थे. और आप ये भी जानते बेटा मोल्स की मॉलिक्यूलर मास के साथ इनवर्स रिलेशनशिप थी, सो इट शुड बी मॉलिक्यूलर मास एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड. ओके, ये हमारे पास सबसे पहले जो है बेटा वन-हाफ फैक्टर की डेफिनेशन आती है. उसके बाद इसमें हमारे पास तीन केसेस आते हैं. नंबर वन, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन. नो एसोसिएशन ऑब्लिक नो डिसोसिएशन. ठीक है, जब आपने किसी सोल्यूट को डिसॉल्व कर दिया किसी सॉल्वेंट में, उसका कोई एसोसिएशन या कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ, तो वहां पे वन-हाफ फैक्टर का क्या होगा? याद रखिएगा बेटा, जब कोई एसोसिएशन कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, तो वहां पे सबसे पहली बात यह है, हम कब एक्सपेक्ट करें कि सोल्यूट का ना कोई एसोसिएशन होगा ना कोई डिसोसिएशन होगा. याद रखना, जब भी आपका सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब भी आपका सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, तब जाके बेटा अगर आप उसको डिसॉल्व करते हैं इन एनी सॉल्वेंट, सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन एनी सॉल्वेंट, उसका ना ही कभी एसोसिएशन होगा ना ही कभी डिसोसिएशन होगा. और याद रखना, ऐसी सूरत में जितने मोल्स आपने बेटा सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए थे, यानी कि एक्सपेक्टेड, एग्जैक्टली आपको सॉल्यूशन में उतने ही मोल्स ऑब्जर्व होते हैं. जब ये इसके बराबर रहा, उसकी वजह से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू आप एक्सपेक्ट करते थे, आपको बराबर वही वैल्यू ऑब्जर्व भी होगा, और आपके पास बेटा जो वन-हाफ फैक्टर है, जब इन दोनों का वैल्यू बराबर बराबर है, वन-हाफ फैक्टर विल कम आउट टू बी 1. मिसाल के तौर पर आप ग्लूकोज की बात करेंगे, इट्स अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. आप सुक्रोज की बात करेंगे, इट्स अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. आप यूरिया की बात करेंगे, इट्स अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एटसेट्रा. जब भी आप ऐसे सोल्यूट्स को डिसॉल्व करेंगे इन द ईदर पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट, इनका ना ही कोई एसोसिएशन होता है ना ही कोई डिसोसिएशन होता है. बात करते हैं आगे बेटा, दैट इज माय सेकंड केस. ठीक है, दैट इज डिसोसिएशन. डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट. डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट तब होता है जब आपका सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब आपका सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा और उसको आप डिसॉल्व करेंगे इन पोलर सॉल्वेंट, और उसको आप डिसॉल्व करेंगे बेटा इन पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, सपोज NaCl.
इलेक्ट्रोलाइट उसको कहा जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है इन ईदर इन द मोल्टन स्टेट और इन द सॉल्यूशन फेज। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो कंडक्शन होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, राइट। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, अगर आप इसको डिसॉल्व करते हैं बेटा इन वाटर, तो ये वहां पे आयोनाइज होके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस देता है। तो जब भी एक पार्टिकल सोल्यूट का एक से ज्यादा पार्टिकल्स देता है सॉल्यूशन फेज में, तो इसको डिसोसिएशन कहते हैं। तो जब भी आपका इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा इन द पोलर सॉल्वेंट, तब क्या होगा? डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन में याद रखिएगा कि सबसे पहली चीज ये है कि जो आप नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं वो ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू आपके जो थ्योरेटिकल मोल्स थे या आपके जो एक्सपेक्टेड मोल्स थे। उसकी वजह से क्या होगा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और वन टॉप फैक्टर जो है बेटा विच वाज सीपी ऑब्जर्व डिवाइड बाय सीपी थ्योरेटिकल, वो सीपी ऑब्जर्व जब ज्यादा है देन सीपी थ्योरेटिकल, आई का वैल्यू जो आएगा बेटा वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अब मसला ये है सर ठीक है आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया तो एग्जैक्टली कितना आएगा? तो इसमें हमारे पास बेटा दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं। नंबर 1, क्या आपके इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन होता है या आपके इलेक्ट्रोलाइट का पार्शियल डिसोसिएशन होता है। ठीक है, अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन हुआ तो वहां पे याद रखना बेटा आई वैल्यू चौसा बराबर इक्वल टू n। लेकिन अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट का पार्शियल डिसोसिएशन होता है तेमसा चौसा आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस वी हैव n टाइम्स एल्फा। अब मसला ये है ये n क्या है? ये n जो है इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, it is the number of particles produced by the dissociation of a single particle. It is the number of particles produced by the dissociation of a single particle. जब आप इलेक्ट्रोलाइट का एक सिंगल पार्टिकल सॉल्यूशन में डिसोसिएट करते हैं उसका एक पार्टिकल कितने पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा उसको n वैल्यू कहते हैं और i वैल्यू जो है वो सीधा n के बराबर आता है। मिसाल के तौर पर आप NaCl की बात करेंगे, इसका n वैल्यू हमारे पास है 2, इसका i वैल्यू जो है वो भी 2 बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करेंगे बेटा फॉर एग्जांपल K3PO4 की, ठीक है, तो ये 3 पोटेशियम के आयंस देता है, एक फॉस्फेट का आयन देता है, तो 3 हो गए 4, इसका I वैल्यू है 4, तो इसका N वैल्यू है 4, तो इसका I वैल्यू जो होगा वो भी बनेगा 4, राइट, जब 100% डिसोसिएशन होगा। इसी तरह से आपके पास है बेटा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, इसका एक एक पार्टिकल 3 पार्टिकल्स देगा, 2 पोटेशियम के एक सल्फेट का, इसका n वैल्यू बनेगा 3, सो दैट मेक्स I वैल्यू आल्सो 3। लेकिन जब पार्शियल डिसोसिएशन होता है बेटा तो उस वक्त जो I फैक्टर होता है दैट इज इक्वल टू I माइनस 1 माइनस एल्फा डिवाइड प्लस वी हैव n टाइम्स एल्फा। अब इस बारी जो ये एल्फा है इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और आप जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चौसा बराबर कितने मोल्स डिसोसिएट हुए आउट ऑफ टोटल मोल्स डिसॉल्व्ड। और ये n जो आपके पास है ये यही चीज है जो मैंने आपको यहां पे बता दिया, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। ये हो गया कि अगर डिसोसिएशन होता है तो वहां पे NB ऑब्जर्व्ड ज्यादा होगा देन NB थ्योरेटिकल, CP ऑब्जर्व्ड ज्यादा होगा देन CP थ्योरेटिकल, I विल बी ग्रेटर देन 1। मगर एग्जैक्टली I का वैल्यू क्या होगा ये डिपेंड करेगा क्या यहां पे पार्शियल डिसोसिएशन है या कंप्लीट डिसोसिएशन है। अगर 100% डिसोसिएशन हुआ तो I वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, अगर पार्शियल डिसोसिएशन हुआ तो I वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस वी हैव n टाइम्स एल्फा। एंड वी हैव गॉट द लास्ट केस नाउ दैट इज द एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट में आप जानते हैं बेटा कि जब भी आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब भी आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा लेकिन इसको आप डिसॉल्व करेंगे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसको आप डिसॉल्व करेंगे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल आपने सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर दिया इन बेंजीन, बात समझ आ रही है, आपने पोटेशियम नाइट्रेट को डिसॉल्व कर दिया इन CCl4। तो जब भी आप पोलर यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करेंगे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स तब जाके बेटा जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो आपस में एसोसिएट हो जाते हैं।
और जब भी एसोसिएशन होगा सॉल्यूशन में 3 3 4 4 5 5 पार्टिकल्स कंबाइन होकर एक पार्टिकल बनाते हैं, तो जो आपके पास वहां पे नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होंगे दे विल बी लेस देन द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जो मोल्स आपने डिसॉल्व किए उसकी वजह से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ऑब्जर्व होगा दैट विल बी लेस देन द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जिसकी वजह से आई का वैल्यू जो आएगा बेटा वो लेस देन 1 आ जाएगा। अब अगर i का वैल्यू लेस देन 1 आ गया, इसमें फिर से दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं कि i का वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगा। ये डिपेंड करेगा क्या वहां पे 100% एसोसिएशन हुआ या वहां पे पार्शियल एसोसिएशन हुआ। ठीक है, अगर वहां पे 100% एसोसिएशन होता है i चौआसा बराबर 1/n, अगर पार्शियल एसोसिएशन होता है i चौआसा बराबर बेटा 1 माइनस एल्फा प्लस वी हैव एल्फा बाय n। अगेन ये n जो यहां पे है it is the number of particles, n is the number of particles which associate together, right, to form a single particle, which associate together to form a single particle। कितने पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होके एक पार्टिकल बनाते हैं उसको हम बेटा n कहेंगे इन केस ऑफ एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का डाइमराइजेशन होता है, यानी कि दो दो पार्टिकल्स कंबाइन होके एक पार्टिकल बना गए, तो उसका n वैल्यू बनेगा 2, मगर i वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/n, दैट मींस 1/2। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करेंगे बेटा CH3COOH की, एसिडिक एसिड की इन बेंजीन, राइट, तो एसिडिक एसिड जब आप बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट और उसको आपने डिसॉल्व किया इन ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन का वहां पे डाइमराइजेशन होता है, दो दो पार्टिकल्स कंबाइन होकर एक पार्टिकल बना रहे हैं, तो n बनेगा 2 और i चौसा 1/n, तो i बनेगा 1/2। इसी तरह से अगर हम बेटा बात करेंगे फिनॉल की, राइट, अगर हम बात करेंगे फिनॉल की, फिनॉल को अगर आप CCl4 में डिसॉल्व करते हैं इसका वहां पे टेट्रामेराइजेशन होता है, इसका वहां पे टेट्रामेराइजेशन होता है। टेट्रामेराइजेशन में 4 पार्टिकल्स कंबाइन होके एक पार्टिकल बनाते हैं, तो n बनेगा 4, तो i वैल्यू जो होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू 1/4, राइट। लेकिन अगर पार्शियल एसोसिएशन की बात करें तो वहां पे आई फैक्टर होता है 1 माइनस अल्फा, यहां पे अल्फा होता है बेटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है कितने मोल्स एसोसिएट हुए आउट ऑफ टोटल मोल्स डिसॉल्व्ड, और ये n जो है ये वही चीज है जो मैंने आपको यहां पे बता दिया, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच एसोसिएट टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल पार्टिकल। तो ये आई फैक्टर इंट्रोड्यूस करने के बाद जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इक्वेशंस थी बेटा उन सब को मॉडिफाई कर दिया गया और ये वांटा फैक्टर जो है बेटा इंट्रोड्यूस किया गया इनटू दीज इक्वेशंस। जहां तक इस पूरे चैप्टर की बात है, मैंने कोशिश की एक कम समय में, जिस चैप्टर को नॉर्मली आपको जो है 1.5 से 2 महीने भी लग जाते हैं बेटा, वही चैप्टर 1.5 घंटे में करना बहुत मुश्किल होता है एज अ टीचर, और जस्टिस के साथ आपके सामने चीजें रखना इट रियली इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट इज जस्ट ए हेल्पिंग हैंड and you just need to grab this opportunity and make it much beneficial for you. Thank you so much. I hope you enjoyed the session and I hope कि आप इंशाल्लाह इस सेशन का भरपूर फायदा उठाते हुए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इसको जो है एक अपना what we call as अपने लिए जो है एक आसाइश का सामान इससे आप बनाएंगे ताकि यू कैन स्कोर मच गुड रैंक्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ऑल द वेरी बेस्ट. See you with the next assignment soon and quickly inshallah. Thank you so much. Allah Hafiz.